हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मैराथन नंबर 6 में। हाँ जी दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट का मैराथन नंबर 6। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत अनअकैडमी के वंडरफुल चैनल अनअकैडमी सीए पे। बहुत ही अमेजिंग चल रही है हमारी जर्नी और नवंबर 2022 की एग्जामिनेशन हमारे सामने खड़ी है, हमें दूर से दिखाई दे रही है। वैसे ये मैराथन की सीरीज में रोज ले रहा हूं, लेकिन आज का ये जो सेशन है ये है आर्काइव प्रीमियर। आर्काइव प्रीमियर का मतलब है पहले का मेरा एक जो वीडियो है उसको मैंने स्टिच और बाइंड करके आप लोगों के लिए ये आज का वीडियो बनाया। मैंने कहा इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए दे देता हूं। सो वो सभी नादान परिंदे जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल। आई एम डायरेक्टर एंड एजुकेटर लीडर ऑफ अनअकैडमी सीए कोर्स। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस 2011 में पास किया है और मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने अनअकैडमी पे सीए की शुरुआत की है और मैंने अनअकैडमी की या इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टीम बाहुबली टीम को बनाया है। मैं बहुत प्राउड से यह चीज कहना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 रैंक कर रहा हूं, नंबर 1 एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। और इतना ही नहीं, I am the first and the only CA educator who have been watched for more than 100 million minutes on Unacademy's app in just last 2 years and followed by more than 50,000 students. मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स और इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़ाता हूं। वेल रियली स्पीकिंग, आज से आपके एग्जामिनेशन में बचते हैं 17 दिन। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2022 और 2 नवंबर 2022 को आप देने वाले हैं अपना पहला पेपर सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर। और 17 डेज बचते हैं आज से आपके एग्जामिनेशन में। दोपहर में 1:45 में आपका पेपर आपके हाथ में होगा। अभी तक का मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि मेरी ये सीरीज में मैंने कौन कौन से सेशंस लिए हैं। दोस्तों, मैं प्री एग्जाम मैराथन्स डेफिनेटली लूंगा, लेकिन ये जो मैराथन्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं ये एक तरीके से फार एग्जाम मैराथन्स है। बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि यार आप कभी भी एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले पढ़कर ही पास नहीं हो सकते हो। पढ़ाई पहले से चालू होनी चाहिए और ये शेड्यूल आप लोगों के सामने है। जो भी बच्चे नए हैं जो आज इस सेशन में मुझसे जुड़े हैं, आप अगर पहले के सेशंस देखना चाहते हैं तो ये पूरा चार्ट आपके सामने है। सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे दिखाई देगी। मेरी टीम को मैंने बोला है कि इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना ले, देखते हैं बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था इस मैराथन का वो 6 अक्टूबर को हुआ था ऑन प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 कंडक्टेड ऑन 7 अक्टूबर, अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेक्चर नंबर 3 वाज कंडक्टेड ऑन 8 अक्टूबर, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। अब यहां पे मैंने एक बहुत कमाल की चीज की है। इन तीनों लेक्चर्स में जो टॉपिक्स कवर हुए हैं, इन तीनों टॉपिक्स पे मैंने एक 43 मार्क्स की सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट भी कंडक्ट की है। ये टेस्ट जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट हुई थी दोस्तों वेडनेसडे को। हाँ जी, वेडनेसडे को डेट थी क्या, 12 अक्टूबर। तो वेडनेसडे 12 अक्टूबर को इसकी टेस्ट कंडक्ट की थी। अगर आपने नहीं दिया तो आप अभी भी दे सकते हैं, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और टेस्ट देने के लिए फ्री कोड यूज करना होगा ANSHUL अंशुल। लेक्चर नंबर 4 जो अभी हमारा हुआ था थर्सडे को, हमने रिवाइज किया था इंश्योरेंस क्लेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लेक्चर नंबर 5 हुआ था 14 अक्टूबर 2022 को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेक्चर नंबर 15 अक्टूबर आज हम देखने वाले हैं इस सेशन में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले ये तीनों सेशन जो है ये आर्काइव प्रीमियर होने वाले हैं। आर्काइव प्रीमियर का मतलब है पहले के सेशंस जिसको मैंने स्टिच और बाइंड करके आप लोगों के लिए कंबाइंड सेशन बनाया। कंटेंट से मतलब है अच्छा कंटेंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग AS2 कल संडे है, भले ही संडे है बट संडे बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। कल वापस इसी समय 3 बजे हम लोग मिलेंगे AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ने के लिए। और फिर 17 अक्टूबर को सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सो यहां पे मेरे अकाउंटिंग के सारे मैराथन्स हो जाएंगे। आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटी मैं बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूं। यहां पे ये पूरे स्टेटमेंट में से आप देखेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी मैं कवर कर रहा हूं, डिपार्टमेंट में आज कवर कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 हो रहा है, 10 हो रहा है और 16 हो रहा है। तो बाकी के जो चैप्टर्स बचेंगे वो प्री एग्जाम मैराथन में हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप पेंडिंग मत रखिएगा, तब तक आप उसको रिवाइज कीजिएगा। दोस्तों मेरे ये 3 सक्सेस मंत्रास हैं, मैं इसमें बिलीव करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। आप भी इसे प्रोफेस कीजिएगा एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। अनअकैडमी इज अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री जो आपके लिए लेके आता है फ्री कंटेंट, एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी फ्री कंटेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल टीचर्स
ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद ने ये साबित कर दिया है ये एग्जाम को अच्छे मार्क्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर करके यार कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हमारे YouTube चैनल्स हैं, यहां पे आपको ये कंटेंट मिलता है, या फिर आप हमारे स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप हमसे कंटेंट को स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। आप सबके लिए मैं बता दूं, जो लोग मई 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी अनअकैडमी प्लस पे इंटरमीडिएट मई 2023 की बैच चल रही है अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेकर उसकी तैयारी चालू कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर तरीके से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दिसंबर में मेरी एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच चालू होगी। अगर आप वो बैच अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कमिंग टू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका PYQ एनालिसिस आप लोगों के सामने है कि कब कब इस चैप्टर पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए। तो मई 2018 में क्वेश्चन नंबर 3 है 10 मार्क्स, नवंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 3B 5 मार्क्स, नवंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 4A 10 मार्क्स, नवंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 6A 5 मार्क्स। दो एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट ने इसको स्किप किया है। जुलाई 21 सो कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एग्जामिनेशन 10 मार्क्स। दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 3B 10 मार्क्स, और सबसे रीसेंट एग्जाम मई 2022 में क्वेश्चन नंबर 3B 8 मार्क्स। तो मेरे दोस्त, आज 16 अक्टूबर को जब आप लोग मेरे साथ ये सेशन अटेंड करोगे ना, एक बात तो पक्की है, 8 से 10 मार्क इस चैप्टर से लेकर गिरेंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको AS2 का PYQ एनालिसिस देता हूं तो उसका ऑकरेंस भी आप लोगों के सामने है। वो सभी बच्चे जो आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको बता देता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत क्लियर है। मैं ये मैराथन्स के अंदर आपको सबसे पहले PYQ एनालिसिस दिखाता हूं, जिससे आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है। फिर हम कंसेप्चुअल रिवीजन्स करते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप यहां पे देखोगे तो अलग अलग समय पे यहां ट्रू और फॉल्स इंस्टीट्यूट ने पूछा है 1 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6 में 1 में क्वेश्चन 1। सो ऑन एन एवरेज हम लोग समझ सकते हैं कि यार 5 मार्क का वेटेज मैं यहां पे कंसीडर कर सकता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से भी। तो 8 मार्क का वेटेज अगर मैं इस चैप्टर से लेता हूं और 5 मार्क का वेटेज मैं इस चैप्टर से लेता हूं, मतलब आज का मैराथन हमें 13 मार्क्स का वेटेज देकर जा सकता है। तो शुभ काम में देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांच एंड अ डिपार्टमेंट? What is the difference between a branch and a department? आज के सेशन का प्रोग्रेशन मैं आपको बता दूं। I will require approximately you consider 70 minutes, 70 मिनट मुझे लगेंगे ब्रांच या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करवाने में, और I will require approximately 30 मिनट्स, 30 मिनट मुझे लगेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज करवाने में। तो 70 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, 100 मिनट का ये टोटल सेशन होने वाला है मेरा। और तेजस भैया फिर आज हमको ज्वाइन करेंगे मेरे सेशन के बाद, करेक्ट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके चलिए जी, कुणाल भाई आपको, अगर कुणाल शर्मा जी आपको तेज भागना है तो सेशन खत्म होने के बाद इसको 2x पे भगा के देखिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट? द फर्स्ट फॉरमोस्ट एंड द बेसिक डिफरेंस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ब्रांच और डिपार्टमेंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ब्रांच जो होती है इट इज ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। क्या यूज किया वर्ड मैंने? ब्रांच जो होती है इट इज ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग, एक शहर में अलग अलग जगह पे डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे जो होती है उसको कहते हैं ब्रांच। डिपार्टमेंट में पता है क्या होता है? डिपार्टमेंट के अंदर ये होता है कि डिपार्टमेंट होता है ऑन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, ऑन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशंस। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? वो कौन सा रीजन है जिसके वजह से हम इसको कहते हैं ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? बिकॉज यहां दोनों में एक कॉमन पॉइंट पे बात हो रही है और वो कॉमन पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, और ये बिजनेस एक्सपेंशन की जो प्रोसेस होती है, इस बिजनेस एक्सपेंशन की प्रोसेस में या तो वो अपने बिजनेस को इस तरीके से एक्सपैंड कर सकती है जहां पे वो अलग अलग शहरों में अपनी ब्रांचेस ओपन कर रही है और वहां से अपना सेल्स बढ़ा रही है, वॉल्यूम बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, या फिर वो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकती है। द बेस्ट एग्जांपल टू गिव ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। द बेस्ट एग्जांपल टू गिव यू ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज बिग बाजार, डी मार्ट, पैंटालून्स, सेंट्रल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट?
सो इन दोनों के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा, कुछ कॉमन चीजें भी हैं और कुछ अलग चीजें भी हैं, जो दोनों मैंने आपको यहां पे बताई है। आज के सेशन में आप दोनों ही देखने वाले हैं। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों का रिलेशन ये है कि जब मैं कहता हूं एक एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मैं उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूं, तो ये एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं उसके हेड ऑफिस, मतलब जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, उसके अंदर आती है उसकी सारी ब्रांचेस, और उसके अंदर आते हैं उसके सारे डिपार्टमेंट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब ये डिपार्टमेंट्स हो सकता है हेड ऑफिस पे भी हो, या फिर हो सकता है ये डिपार्टमेंट्स कहां पे भी हो बेटा, ये डिपार्टमेंट्स ब्रांचेस पे भी हो सकते हैं। पतंजलि इज एन अनदर एग्जांपल टू गिव यू ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, करेक्ट? तो ये कहीं पे भी हो सकता है। सो जब मैं कहता हूं एंटिटी मींस एचओ प्लस ब्रांचेस, एचओ प्लस ब्रांचेस मींस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स। तो इसी वजह से ये दोनों चैप्टर के अंदर कॉमन चीज क्या है, ये दोनों चैप्टर के अंदर कॉमन चीज होती है कि हमको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को एचओ ट्रांजैक्शंस के साथ मर्ज करना होता है। दिस वाज द बेसिक। If I talk about the departments, type of departments, so basically there are two types of department. The first one is known as dependent department. What it is known as? Dependent department. And the second one is known as independent department. तो अगर आप जब आज ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ोगे ना बेटा, ये सेम चीज आप ब्रांच के अंदर भी पढ़ने वाले हो, एग्जैक्टली सेम चीज पढ़ने वाले हो कि ब्रांचेस भी दो टाइप की होती है। कौन से दो टाइप की होती है? एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। एग्जैक्टली सेम तरीके से डिपार्टमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिपेंडेंट डिपार्टमेंट? ये समझना बहुत जरूरी है। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? सो सपोज आपके कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। पहला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है फैब्रिक डिपार्टमेंट, ऑल्सो नोन एज क्लोथ डिपार्टमेंट, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है स्टिचिंग डिपार्टमेंट। क्या नाम है बेटा जी? स्टिचिंग डिपार्टमेंट। मैं ये आज का सेशन, ये टॉपिक इस तरीके से करवा रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी वो आज का टॉपिक पढ़ के आराम से कर लेगा, ठीक है? अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट का काम है कपड़ों को स्टिच करना और उससे कपड़े बनाना। ये कपड़े तब बनाएगा जब उसको उससे पहले वाले डिपार्टमेंट मतलब फैब्रिक डिपार्टमेंट से कपड़े मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? स्टिचिंग डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट बन गया है? सॉरी, गलत। स्टिचिंग डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट बन गया है? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टिचिंग डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट बन गया है? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। फैब्रिक डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अब ये पूरी तरह कंपनी की पॉलिसीज है, ये 100% कंपनी की पॉलिसीज है कि ये जो कंपनी कॉटन से फैब्रिक बनाती है, क्या ये फैब्रिक को स्टिचिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करती है या फिर इस फैब्रिक को वो एक्सटर्नली सेल करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरी तरह कंपनी की पॉलिसी है। आप याद करो, एग्जैक्टली ऐसी कोई चीज आपने पहले भी कहीं पढ़ी है, और कहां पे पढ़ी है? पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर आप पढ़ते हैं बेटा जी, चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। मगरमच्छ का मुंह गलत साइड में खुल गया है, आज हो क्या रहा है सुबह सुबह? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के अंदर एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, और वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम देखते हैं अलग अलग प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस जहां पे की जाती है वो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो फैब्रिक डिपार्टमेंट में भी प्रोसेस 1 एंड स्टिचिंग डिपार्टमेंट में भी प्रोसेस 2। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपने यही पढ़ा है कि आइदर अ प्रोसेस कैन सेल ऑफ इट्स गुड्स फ्रॉम द प्रोसेस, डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोसेस, or it can transfer to the next process. Are you getting my point? It can transfer to the next process. जैसे भी उनकी पॉलिसी हो वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं दो। एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिसको अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट से सामान मिलता है, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अब सीधी बात है, अगर फैब्रिक डिपार्टमेंट स्टिचिंग डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है, अगर फैब्रिक डिपार्टमेंट स्टिचिंग डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है, अब यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी है, कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूं मैं इसलिए बताऊं, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी है। फैब्रिक डिपार्टमेंट जिस प्राइस पे स्टिचिंग डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, दैट प्राइस इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। कौन सी प्राइस कहलाती है बेटा जी? ट्रांसफर प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
फैब्रिक डिपार्टमेंट जिस प्राइस पे स्टिचिंग डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जिस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर करेगा उस प्राइस को कहते हैं बेटा जी ट्रांसफर प्राइस। ये ट्रांसफर प्राइस जो होती है इट कैन आइदर बी कॉस्ट प्राइस, इट कैन आइदर बी मार्केट प्राइस और दिस प्राइस कैन आइदर बी इनवॉइस प्राइस। ये तीनों चीजें आज हमको यहां पे देखनी है और ये तीनों ही चीजें एग्जैक्टली ये तीनों चीजें बेटा जी आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी देख रखी है। टेल मी ऑल ऑफ यू, है ना? द प्राइस at which one department transfer goods to another department is known as transfer price. This transfer price can either be cost price, can be market price or can be invoice price. और जब भी ये market price या invoice price होगा तो यहां पे एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ना है जिसका नाम है लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व। ये कंसेप्ट आपको पढ़ना है, लोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट। सो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट a dependent department having interdepartmental transfer. Interdepartment means within the departmental transfer. Independent departments मतलब they work independently. हाँ, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू हो जाती है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया को हमसे लेना देना है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है बेटा जी? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अब एक चीज समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये ज्योग्राफिकली एक ही जगह पे। अब ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे डायग्राम्स में बहुत कुछ छुपा होता है। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट्स के कुछ इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होते हैं जिसको कहते हैं हम डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं बेटा जी? डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। समझना मेरी बात, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट के कुछ इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू दोज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जिसको कहते हैं हम डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट के, ये देखो, ये है कॉमन स्पेस, ये क्या है? कॉमन स्पेस। ये सभी डिपार्टमेंट के कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सभी डिपार्टमेंट के कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम जनरल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी, बिग बाजार। बिग बाजार जो जगह पे है उस जगह का किराया, बिग बाजार जो है उस जगह का किराया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जगह का किराया। अब वहां पे क्लोथिंग सेक्शन है, किराना सेक्शन है, वहां पे ऑयल सेक्शन है, ग्रोसरी, कुछ भी है, ये सब डिपार्टमेंट्स है। वो जो किराया है वो क्या है? कॉमन एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है। अब क्लोथिंग सेक्शन पे जो लाइट्स लग रही है, क्लोथिंग सेक्शन पे जो डेकोरेशन है, क्लोथिंग सेक्शन पे जो स्टाफ खड़ा है, उसका खर्चा डिपार्टमेंटल एक्सपेंस है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरल एक्सपेंसेस की, जनरल लाइटिंग, मैं बात कर रहा हूं जनरल डेप्रिसिएशन, मैं बात कर रहा हूं कैश काउंटर पे जो सैलरी मिल रही है, कैश काउंटर पे जो एम्प्लॉय खड़ा है उसकी सैलरी की, मैं बात कर रहा हूं बेटा जी जो वॉचमैन खड़ा है उसकी सैलरी की, मैं बात कर रहा हूं रेंट की, मैं बात कर रहा हूं टैक्सेस की। ये सब एक्सपेंस कैसा है? कॉमन एक्सपेंस। इन कॉमन एक्सपेंस का हम क्या करेंगे? आ जाओ बेटा पेपर नंबर 3 में वापस। मजाक चल रहा है क्या सर? सुबह सुबह बार बार पेपर 3 में आ जाओ? मजाक ही चल रहा है बेटा जिंदगी में, जिंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक ही मजाक है। आ जाओ पेपर नंबर 3 में वापस। ये कॉमन एक्सपेंसेस देखना है तो आपको आना पड़ेगा, आपने सुना, आपको आना पड़ेगा। तुमने सुना, तुझे मेरी कसम, तुझे आना पड़ेगा पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर ओवरहेड्स कॉस्टिंग में। आ जाओ बेटा। है सर ये तो आपने आसान बना दिया सर चैप्टर, ये चैप्टर में है क्या मतलब सर? बिल्कुल श्रुति भाभी गुड मॉर्निंग, श्रुति भाभी गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आ जाओ बेटा। कॉमन एक्सपेंसेस का अलोकेशन, कॉस्ट अलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। क्या बोला मैंने? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा है? There are certain production department, there are certain service department, support department. Production departments के खुद के खर्चे दिए हुए होते हैं, cost allocation. अब service departments के जो खर्चे हैं होते हैं, उस service department के खर्चों को हम production department में ट्रांसफर करते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग बेसिस होते हैं, याद है? लाइटिंग पॉइंट्स, एरिया, वैल्यू ऑफ मशीनरी, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चीजें होती है। कहां पे है बेटा जी? ओवरहेड्स टॉपिक में। सो बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। मैं फिर से बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना। क्या ये अलोकेशन का पॉइंट ब्रांच के केस में आएगा क्या? मुझे जवाब दे दो। क्या ये अलोकेशन का पॉइंट ब्रांच में आएगा क्या? मुझे लाइव चैट पे जवाब चाहिए, फटाफट जवाब चाहिए, मैं देख रहा हूं। अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस का पॉइंट ब्रांच के केस में आएगा क्या? यस या नो? कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा बेटा मैं।
वेरी गुड। वर्चुअल गेस्ट का आंसर है विशेष महाजन का है, नशीद का है, नितिशा का है, कीर्ति का है, बबीता का है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ब्रांच के केस में आएगा ही नहीं। ओ, ब्रांच के केस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रांच एज अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, हर ब्रांच की एक अलग कॉस्ट है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल के केस में ऐसा नहीं होता है। सिंस इट इज एट अ सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, देयर आर सर्टेन कॉमन एक्सपेंसेस, they are allocated, expenses incurred specifically for each department are charged। एक सेकंड जेब में से निकालता हूं मार्कर। expenses incurred for individual department are charged, उसको क्या कहते हैं बेटा? बोलो एक साथ बोलो, जय माता दी। क्या बोलते हैं उसको? डिपार्टमेंटल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल एक्सपेंस। लेकिन बेटा जी जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द डिपार्टमेंट ऑन अ सूटेबल बेसिस। वाओ, ऑन अ सूटेबल बेसिस। बेटा छप्पर फाड़ के, सूटेबल बेसिस का अगर क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, समझ लेना छप्पर फट गया बेटा, सच बोल रहा हूं। सूटेबल बेसिस का क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, छप्पर फट गया, आप समझ लेना। इस चैप्टर के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत सिंपल चीज कही है। अब ये बेसिस हम लोग यहां पे कर लेते हैं डिस्कस। कॉस्टिंग का नॉलेज यहां लगाना है। कॉस्टिंग मेरी जान, लेट्स अप्लाई द नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। रेंट रेट टैक्स, सोच के सोचो, सितारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। क्या करना है? रेंट रेट टैक्सेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसका सबसे आइडियल बेस क्या है? फ्लोर एरिया। किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया, सबसे आइडियल बेसिस वही होता है, फ्लोर एरिया। करेक्ट। लाइटिंग एंड हीटिंग, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। लाइटिंग एंड हीटिंग का बेसिस है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। सेलिंग एक्सपेंसेस का क्या है? सेल्स। एक सेकंड सर, मेरे को एक और चीज याद आ रही। क्या सर कैन आई रिलेट इट टू पेपर नंबर 1 जो आप पढ़ा रहे हो, चैप्टर नंबर 1 जो कल नितिन सर ने पढ़ाया, प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनको। ओए मेरे लल्ला, शाबाश मेरे लल्ले, शाबाश, पहचान गया मेरे लल्ले, यही तो चीज किया है। कल याद कर नितिन सर ने क्या पढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनको। बिल्कुल सही, मुंह की बात छीन ली मेरे भाई। बिल्कुल, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का सबसे बेस्ट रेशियो होता है सेल्स रेशियो। कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ऑन परचेजेस। आइडियल रेशियो क्या है? परचेजेस है। वेजेस और सैलरीज का सबसे बेस्ट रेशियो होता है टाइम रेशियो, अनलेस अदरवाइज द बेटर रेशियो इज गिवन। द जनरल बेसिस क्या है? जनरल बेसिस होता है बेटा जी टाइम रेशियो। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्या है? वैल्यू ऑफ एन एसेट। कितने की एसेट है उतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो। कौन सा रेशियो है बेटा जी? टाइम रेशियो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जितने ज्यादा एम्प्लॉइज उतना ज्यादा लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। एंड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय फंड कंट्रीब्यूशन, दैट इज इन द रेशियो ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। बिकॉज आपने टैक्सेशन, अब देखो मजाक चल रहा है, ये चैप्टर सबको कनेक्ट कर रहा है। ये चैप्टर क्या सबका रिश्तेदार? हाँ भाई सबका रिश्तेदार ही है। आपने पढ़ा है टैक्सेशन के अंदर, है ना, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट इज परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, है ना। सो बेसिक वेजेस और डीए के ऊपर बेस्ड होता है प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड इनकम, मोस्ट बीइंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कैन नॉट बी अपोर्शन्ड ऑन अ suitable basis, therefore they are recognized in the combined P&L account, for example interest on loan, profit and loss on sale of investment etc. अब यहां पे कहना क्या चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से समझ लो। यहां पे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डिपार्टमेंटल, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, समझना मेरी बात, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना आपके पास, जितने भी 1 2 3, हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनता है। इस इंडिविजुअल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर सिर्फ उस डिपार्टमेंट के ऑपरेशनल कॉस्ट और इनकम होती है, उस डिपार्टमेंट का सेल, उस डिपार्टमेंट का परचेज, उस डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा, जिसको मैंने देखो पिछली साइड में लेके जाता हूं, क्या कहा मैंने? डिपार्टमेंटल एक्सपेंस, सिर्फ उस डिपार्टमेंट का खर्चा, और फिर जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम अलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल। इन तीनों से हमको क्या मिलता है? इन तीनों से हमको मिलता है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या लॉस। क्या मिलता है लल्ला? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या लॉस। फिर ये जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या लॉस है ये आता है एक जगह, ये आता है एक जगह। कहां पे आता है? ये आता है बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे आता है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है? ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है। समझ में आ रहा है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में आता है।
इन सब के इंडिविजुअल प्रॉफिट्स या लॉस जनरल पीएनएल में आते हैं। और इतना ही नहीं, देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर और विच कैन नॉट बी अपोर्शन, जिसको आप अपोर्शन नहीं कर सकते हो। वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस कहां पे जाते हैं बेटा जी? वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे जाते हैं बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता है क्या मिलता है? आपको मिलता है ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको मिलता है। ये पूरी प्रोसीजर है। मतलब व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये है इस चैप्टर का स्कोप, जहां पे आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, जहां पे आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस असरटेन करना है। हो सकता है ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और लॉस पे मैनेजर्स रेम्यूनरेशन बेस्ड हो। इंस्टीट्यूट का बचपन का प्यार, ये क्वेश्चन याद कर लेना। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, अलग अलग जगह देखा होगा। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, बचपन का प्यार है आईसीआई का। हर जगह मैनेजरल रेम्यूनरेशन। देयर आर 3 डिपार्टमेंट, देयर आर डिपार्टमेंटल मैनेजर। डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स. So following are the net profits of the individual department, but they are calculated without considering the stock reserve on interdepartmental transfer. Now you are required to find out the correct commission payable to the manager and net profits of the department after managerial remuneration. कर ले बेटा सॉल्व। ये है आईसीआई के बचपन का प्यार। मॉड्यूल देख लो, आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो और 2 पीवाईक्यू देख लो। हर जगह इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया है, हर जगह इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया है। मैं आज कवर करने वाला हूं, मैं आज इसको यहां पे कवर करने वाला हूं, ठीक है। अब ये सब चीजों के बाद आते हैं हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट की। तो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसको दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर मिलता है, ट्रांसफर इन होता है, गुड्स रिसीव होता है। तो जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है वो किस प्राइस पे हो सकता है? या तो वो हो सकता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट टू द ट्रांसफरर, कॉस्ट टू द ट्रांसफरर। तो जो गिवर डिपार्टमेंट है, सेंडर डिपार्टमेंट है, उसका जो कॉस्ट है वो यहां पे आएगा। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे सिंपल है, सिंपल है, ये सबसे सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है रे बाबा, कुछ भी नहीं है। स्टॉक रिजर्व नो कंसेप्ट नथी, स्टॉक रिजर्व नो कंसेप्ट नथी। खुशी आप बिल्कुल आज अलग लग रहे हो, वेरी गुड। अगर ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है मार्केट प्राइस पे, किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। अब अगर ये मार्केट प्राइस, इसको आप इंटरचेंजेबली सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो, इफ दिस मार्केट प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, फिर भी ये पिंपल है। काई प्रॉब्लम छे? काई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं लोडेड प्राइस। क्या कहते हैं? लोडेड प्राइस। आप लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा, है ना? आप लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय there are various type of centers, responsibility center, cost center, profit center, correct? So if these departments are profit center का मतलब क्या होता है? पर्सन, लोकेशन और इक्विपमेंट। ध्यान से सुनना, कॉस्टिंग की डेफिनेशन बताना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट सेंटर? प्रॉफिट सेंटर मींस पर्सन, लोकेशन और इक्विपमेंट फॉर व्हिच द कॉस्ट कैन बी असर्टेन्ड सेपरेटली। अगर ये डिपार्टमेंट इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर है जहां पे डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोला जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जितना प्रॉफिट बना सकता है उतना प्रॉफिट बना, तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर कभी भी दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि उसका खुद का परफॉर्मेंस उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पे बेस्ड है ना, उस प्रॉफिट पे बेस्ड है। तो वो क्या करेगा? दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा लोडेड प्राइस पे। लोडेड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहते हैं लोडेड प्राइस या इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ये जो लोडिंग है, ये जो एल है लोडिंग है, अगर ये गुड्स कस्टमर को बेच देता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ द गुड्स आर सोल्ड एक्सटर्नली टू द कस्टमर, तो ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, तो उसको लोडिंग नहीं कहते। लोडिंग का मतलब होता है अनरियलाइज प्रॉफिट। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। अगर ये वाला केस होता है, ये वाला केस और ये वाला केस होता है, तो हमें स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट यहां पे सीखना है। समझ में आ रहा है? स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट यहां पे सीखना है। 30 मिनट मैंने मांगे थे, 30 मिनट में कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मेरा हो चुका है। एक बार चेक कर लीजिएगा जब तक मैं पानी पी लेता हूं। 30 मिनट्स मैंने मांगे थे, 30 मिनट्स हो चुके हैं। कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मेरा खत्म हो गया, चेक कर लो। अमेजिंग। सूरज भाई जगताप, गुड मॉर्निंग। 550 स्टूडेंट्स वाचिंग, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल।
550 students watching, absolutely incredible, mind blowing. Let's get started to the very first question, basic question. ठीक है, ये एक सिंपल चीज सिर्फ आपको दिखानी थी. मेथड्स ऑफ कीपिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. अकाउंट्स आर डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली एंड सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन. बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. करेक्ट. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. बेसिक क्वेश्चन है. मॉड्यूल को मैंने फोकस रखा और मैं फिर से बता रहा हूं मॉड्यूल को ही मैं फोकस रखूंगा क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ गई. मार्कअप का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो. एक चीज समझ में आ गई क्योंकि मॉड्यूल जो है ना वो बाइबल है. ठीक है, बहुत पहला क्वेश्चन है दिमाग की नसों को खोलने के लिए. ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने कल भी कहा था, क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस में होता है. क्या कहा मैंने? क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस में होता है. गौरव सोनी, इंश्योरेंस क्लेम के डाउट्स आज नहीं. इंश्योरेंस क्लेम कल खत्म हो गया, रात गई बात गई. गो एंड वॉच दैट मैराथन. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस. बनाना क्या है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. प्लीज डोंट मेक इट. हम इसको फास्ट में करेंगे. डोंट मेक इट. सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जब मैं कहता हूं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, अभी मैंने आपको पहले के क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना के बोला डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जेवढे डिपार्टमेंट्स आहेत तेवढे ट्रेडिंग अकाउंट आकायचे. म्हणजे काय मतलब क्या बोल रहे हो सर? इसका मतलब ये है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने अकाउंट्स आपको बनाना है. तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स है तो 3 अकाउंट बनेंगे. मतलब पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम. क्या बनेगा बेटा? पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम. पर्टिकुलर और 3 कॉलम. पहला कॉलम डिपार्टमेंट ए का, दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट बी का और तीसरा कॉलम डिपार्टमेंट सी का. ठीक है, अब इसको करना कैसे है सॉल्व? अगर आप यहाँ पे डेटा देखते हो तो परचेजेस का यूनिट दिया है 6000, 12000, 14400. टोटल वैल्यू दी है परचेजेस की 6 लाख रुपीस. ये जो आपने तीनों डिपार्टमेंट्स में इंडिविजुअल परचेजेस किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, इन तीनों का रेट आपको नहीं पता. यू डोंट नो रेट पर यूनिट बट यू नो द टोटल वैल्यू इज 6 लाख रुपीस. यू नो द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. आप यहां पे देख सकते हैं कितने यूनिट्स बेचे हैं और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी गई है. मतलब बेटा जी ये वाला जो पोर्शन है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा मुझे टोटल सेल्स. इतना ही नहीं, आपको क्वांटिटी सोल्ड के अलावा आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है और परचेजेस दिया है. मतलब ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी आपको पता नहीं है. ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी जब आपको पता नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? कहना से ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी सोल्ड माइनस क्वांटिटी परचेज. चेक कर लो, एक बार चेक कर लो. कहने से ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्वांटिटी इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज क्वांटिटी. करेक्ट. दैट इज हाउ यू विल गेट द ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी. एक बार फटाफट निकाल लेते हैं. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 6120 प्लस 600 माइनस 6000. हाउ मच विल बी द ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी? चेक कर लेना. इज इट कमिंग टू 720 रुपीज? इज इट कमिंग टू 720 रुपीज? वेरी गुड, वेरी गुड. 11,520 प्लस 960 माइनस 12,000. चेक कर लेना कितना आ रहा है. इज इट कमिंग टू 480? चेक कर लो. इज इट कमिंग टू 480? और सी 14,000 सी 14976 14,976 प्लस 36 क्लोजिंग स्टॉक माइनस 14,400. Is it coming to 612 units? Check all of you. Is it coming to 612 units? ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया है? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया है, परचेजेस आ गया है, सेल्स आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया. मतलब कुल मिला के क्वांटिटी कॉलम्स मेरे क्लोज हो जाते हैं. अगर मैं बनाता हूं तो बनाने की जरूरत नहीं है. आपका फॉर्मेट सिंपल रह सकता है. पर्टिकुलर्स 3 अमाउंट कॉलम डेबिट में, पर्टिकुलर्स 3 अमाउंट कॉलम क्रेडिट में. लेकिन सवाल यहां पे उठता है, सवाल जो यहां पे उठता है वो है ये रेट का. इन तीनों का मैं परचेज प्राइस कैसे निकालूं? सवाल यहां पे उठता है ये यूनिफॉर्म जीपी रेशियो का. हाउ डू आई कैलकुलेट दिस यूनिफॉर्म जीपी रेशियो? और ये यूनिफॉर्म जीपी रेशियो निकालने के लिए हमको यहां पे करना पड़ेगा बेटा जी एक अजम्पशन. क्या अजम्पशन करना पड़ेगा? अज्यूमिंग ऑल यूनिट्स परचेज्ड आर सोल्ड. ये जो भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं ना, ये पूरी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1 के लिए. एंड वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? जीपी रेशियो. हाउ डू वी फाइंड जीपी रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन? एक सिंपल अजम्पशन करना पड़ेगा. अज्यूमिंग दैट ऑल द यूनिट्स परचेज्ड आर सोल्ड. अगर ऐसा होता है तो मेरा टोटल सेल्स कितना होता है? हाउ मच वुड हैव बीन माय टोटल सेल?
तो अगर मैं प्रोडक्ट ए देखूं या डिपार्टमेंट ए देखूं, तो डिपार्टमेंट ए में 6000 यूनिट मैंने खरीदे और 40 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, तो 6000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपए, प्लस डिपार्टमेंट बी में 12000 यूनिट खरीदे हैं और 45 रुपए प्राइस है, और डिपार्टमेंट सी में 14400 यूनिट्स है, 50 रुपए, 14400 यूनिट्स, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, उसकी सेलिंग प्राइस जो कि है 50 रुपीज, है ना। तो अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मैं समझना मैं बेच नहीं रहा हूं, पर अगर मैं ये अज्यूम करता हूं दैट ऑल द यूनिट्स परचेज्ड आर सोल्ड, सो हाउ मच विल बी माय टोटल sales, check all of you, can I say in that case my total sales will be 15 lakh rupees. What I have assumed, the quantity purchased is sold, my total sales will be 15 lakh rupees minus total cost of purchases which is given to us in the question. What is the total cost of purchases? It is given in the question as rupees 6 lakh. चेक कर लो, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन एज रुपीज 6 लाख, देयरफॉर व्हाट विल बी माय टोटल ग्रॉस प्रॉफिट assuming that entire quantity purchased is sold. And why we made this assumption? Just to use this one figure. So my GP would have been total how much? Rupees 9 lakhs. Check all of you, how much would have been my GP? 9 lakh. Now I will calculate GP ratio on sales, gross profit ratio on sales, that is equal to 9 lakh divided by 15 lakh multiplied by 100. Check all of you, 9 divided by 15 multiplied by 100, that comes to 60%. What will be my GP ratio? That comes to 60%. अब मैं क्या करूंगा, एक एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की, समझना, अब मैं क्या करूंगा, एक एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। डिपार्टमेंट ए का सेलिंग प्राइस है 40 रुपए माइनस 60%, डिपार्टमेंट बी का सेलिंग प्राइस है 45 रुपए माइनस 60%, और डिपार्टमेंट सी का सेलिंग प्राइस है 50 रुपए माइनस 60%। तो मुझे इन तीनों डिपार्टमेंट्स का इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। सो 40 रुपीज में से 60% चला गया, मतलब बचा यहां पे 16 रुपए। 45 रुपीज में से बेटा 60% चला गया, तो यहां पे बचा 18 रुपए, और 50 रुपए में से 60% गया तो यहां बचा 20 रुपए। मतलब अब ये मेरा क्या है बेटा जी, ये मेरा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है, एंड दिस आई विल कंसिडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड इवन फॉर परचेसेस. This I will be using for valuation of opening stock and closing stock and purchases. Are you getting my point? That's absolutely fantastic. Let me tell you, that is absolutely fantastic. ये बिल्कुल अमेजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग की नसों को खोल देगा। इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं है सिवाय इस एक वर्किंग नोट के। फटाफट एक्नॉलेज कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट एक्नॉलेज कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 9 मिनट में क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, 9 मिनट्स में, करेक्ट, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जब मैंने प्लस में करवाया था तो बेटा जी हर डिपार्टमेंट के 3 कॉलम बनाए थे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अगर आप चाहो तो एग्जाम में वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एग्जाम में सिर्फ पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट कॉलम बना के भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप ये वर्किंग नोट इस तरीके से बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3, लेकिन ये है एक पीवाईक्यू। सिर्फ ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं है बेटा जी, ये है एक पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या ये पुनीत सोनी पाली वाला है क्या? ये पुनीत सोनी मुझे यहां दिखाई दे रहा है। क्या ये पुनीत सोनी, आर यू फ्रॉम पाली? पुनीत सोनी, जिससे मेरी एक बार बात हो रखी है फोन पे। आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज दैट पुनीत सोनी और नॉट। दिख जाते हैं बीच बीच में बच्चे, तो एकदम से पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना, बचपन की याद। चलो आई डोंट नो। ओके, पीके जी यहाँ पे आ गई। गुड मॉर्निंग पीके जी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई साइड। आई होप आपके घर में जो शादी होनी थी, दीदी की शादी हो गई है। अमेजिंग। ब्यावर वाला, पाली ब्यावर वन नेम, यस यस, ये वही पुनीत सोनी है। लॉन्ग टाइम नो शो, है ना। बच्चे हमें भूल जाते हैं लेकिन हम बच्चों को नहीं भूलते। पुनीत, ये याद रखना, कोई बात नहीं। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3,
ये क्वेश्चन आपको अकाउंट्स का कम और कॉस्टिंग का ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पे आपको अलोकेशन करना है कॉमन एक्सपेंसेस का, जनरल एक्सपेंसेस का। करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक PYQ है 10 मार्क के लिए। कैन यू बिलीव इट? ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है। रोहित मौर्य, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ चुका है। मिसेस ओमेगा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स X, Y and Z. The information regarding the 3 departments for the year ending 31st March 2001 are given below. So 3 डिपार्टमेंट्स हैं X, Y, Z, और तीनों डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। बेटा जी सिंगल एंट्री सिस्टम कल कवर होगा शाम को 6:30 बजे। गुड मॉर्निंग जयंती मिश्रा, क्लास में जल्दी आओ, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप देखोगे आपको यहाँ तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है। रुको, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, डेटर्स का यूज मेरे को पता नहीं, सेल्स भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया। लेकिन अगर मैं प्राइमा फेसी यहाँ पे देखूं तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट विजुअलाइज हो रहा है ना। एक बार विजुअलाइज क्यों करते हैं, बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बनाता हूं तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं और इसका ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं क्लोज करता हूं तो कहना ही से मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जीपी मिल जाएगा। टेल मी ऑल ऑफ यू, कहना ही से मुझे इसका बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या जीपी मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई ना दोस्तों कि ये डेटर्स की फिगर दी क्यों है। कोई बात नहीं, कोई चीज दिल में आती है दिमाग में नहीं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया है ईच डिपार्टमेंट का, आप समझना, ये मुझे लग रहा है बेसिस है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन डिपार्टमेंट, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, फ्लोर स्पेस मतलब एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट। कहना है इससे ये जो चारों आपको दिए गए हैं, दे ऑल आर बेसिस ऑफ अलोकेशन। ये सबके सब क्या है बेटा जी, दे आर द बेसिस ऑफ अलोकेशन, ठीक है। बहुत अमेजिंग है। द बैलेंसेस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स, the balances of other revenue items in the books for that year is given below. Other revenue items मतलब other items of profit and loss is given below. Carriage inward मतलब transportation charges on purchases, मतलब बेटा ये है डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड जो है ये है इनडायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल्स, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। कुछ तार जुड़ रहे हैं क्या मुन्नी, कुछ तार जुड़ रहे हैं? हाँ, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट, इन सब का रिश्ता किसके साथ होता है, डेटर्स के साथ होता है। वैसे सेल्स के साथ भी होता है, डेटर्स के साथ भी होता है। रेंट, रेट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। ओके, अगर आप यहाँ पे ये अमाउंट कॉलम देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे ये अमाउंट कॉलम देखोगे तो क्या यहाँ पे आपको 3 या 4 अमाउंट कॉलम दिख रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे 3 कॉलम है। कैन यू सी 3? आंसर इज नो, देयर इज ओनली 1 अमाउंट कॉलम। इसका मतलब ये सब क्या है, दे ऑल आर कॉमन एक्सपेंस। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है बेटा जी, ये सारे के सारे हैं कॉमन एक्सपेंसेस। क्या है बेटा, कॉमन एक्सपेंसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2001 आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। जिसका था हमें इंतजार, वो दीदी आ गई। कौन सी दीदी आ गई? आर दीदी आ गई। इंतजार था, आर दीदी आ गई एट द रेट ऑफ 5%। ये प्रोविजन क्रिएट होगा ऑन द क्लोजिंग डेटर। आप समझ रहे हो, प्रोविजन क्रिएट होगा ऑन द क्लोजिंग डेटर्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। करें शुरू। दिव्या धारविया गुड मॉर्निंग, कनिका जैन, जय जैनेन्द्र गुड मॉर्निंग, नितिशा गुड मॉर्निंग, भूतनी जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं ताकि हम लोग ज्यादा टाइम डिस्कशन में इन्वेस्ट कर सके, वर्किंग नोट्स में इन्वेस्ट कर सके। इसको हमें सबसे पहले करना क्या है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये 4 फिगर्स में लिख लूं। मुझे बताओ, इफ यू अलाउ मी, कैन आई राइट डाउन दीज 4 फिगर्स? विच 4 फिगर्स? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। यू शुड ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन दैट पोर्शन एंड इन दैट पार्ट वेयर इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। करेक्ट, वेयर इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। करेक्ट, ओके। यस, अनूप कुमार जी गुप्ता वही कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्व वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें जेन्युइनली सॉल्व करना है, स्मार्ट वर्क। चलो, ओपनिंग स्टॉक फिगर्स याद रखना, 36, 24, 20, 36, 24, 20। परचेजेस 132, 88, 44, 132, 88, 44। ओके, देन ओपनिंग हो गया, परचेजेस हो गया। उसके बाद मैं लेता हूं सेल्स, 180, 135, 90, 180, 135, 90 आणि शेवटी लास्ट क्लोजिंग स्टॉक
45 17,500 21 45 17,500 21। सर एक सवाल पूछूं मैं, यहाँ पे पूछ ले बेटा, दिल की बात दिल में मत रख नहीं तो पिंपल हो जाएंगे। सर मैं यहाँ पे टोटल कॉलम बनाऊं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बनाया तो भी ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है, इतना समझ लेना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन क्या कहता है, ओवरऑल वर्ड यूज करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड ऑल्सो शो द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा वर्ड तो यूज नहीं किया, तो नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन। अब ये जो है ये है सारे बेसिस, और डेटर्स भी एक तरीके से यहाँ पे आपको क्यों दिया है, क्योंकि आरडीडी का प्रोविजन बनाना है। सबसे पहले है कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस 3000। कैरेज इनवर्ड अभी हमने डिस्कस किया आज के सेशन में। कैरेज इनवर्ड का सबसे सही बेसिस क्या होता है, कैरेज इनवर्ड का सबसे सही बेसिस होता है परचेसेस। और परचेसेस का एक बार रेशियो देखो, 132 88 44 1:2:3। सो कैरेज इनवर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। चेक ऑल ऑफ यू। नहीं बनाया तो टाइम बच जाएगा, बिल्कुल सही कहा सयन घोष, बिकॉज हर एक कैलकुलेशन में समय लगता है, समय लगता है। करेक्ट। कैरेज इनवर्ड के बाद कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का एप्रोप्रिएट बेसिस बोलो क्या है, सेल्स रेशियो। क्या होता है बेटा जी कैरेज आउटवर्ड का, टर्नओवर या सेल्स रेशियो। अभी आपने कहा पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सेल्स रेशियो देखना बेटा, 90,000 को मैं बेस लेता हूं तो 90,000 ये है टू 1,80,000, ये क्या होगा, ये होगा 1.5, तो 1.5 2, तो कैरेज आउटवर्ड 1 2 1.5 1। ये देखो इस बेसिस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। चेक कर लो, बेसिस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा जी। सैलरीज और एडवर्टीजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। सैलरीज एडवर्टीजमेंट, 48,000 की सैलरीज एप्रोप्रिएट बेसिस है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेक कर लेना, सैलरीज का सही बेसिस क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जितने ज्यादा एम्प्लॉइज उतना ज्यादा सैलरी। ये देखो सैलरी का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये क्या है, कहां पे गया, ये रहा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 25 20 15। सो इसी बेसिस में हम डिवाइड करेंगे 25 20 और 15। एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो। यही चीज एग्जैक्टली आपको कल नितिन सर ने भी रिवाइज करवाई थी कि एडवर्टाइजमेंट इज अ सेलिंग एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट अलाउड is directly relating to your sales, because जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा क्रेडिट सेल, जितना ज्यादा क्रेडिट और कैश सेल उतना ज्यादा डिस्काउंट अलाउड। तो ये दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स रेशियो में। तो एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट चेक करिएगा। एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट हो जाने के बाद हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब हमें किसी से डिस्काउंट मिलता है, और वो कब मिलता है, जब हम किसी से गुड्स खरीदते हैं। मतलब डिस्काउंट रिसीव का एप्रोप्रिएट बेसिस क्या होगा बेटा जी, चेक कर लेना। परचेजेस विल बी एप्रोप्रिएट बेसिस, सो बाय डिस्काउंट रिसीव। चेक कर लेना, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव हो गया। रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस का एप्रोप्रिएट बेसिस क्या है बेटा जी, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, मतलब एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। सो आप यहां देख सकते हो 3000 2500 एंड 2000, इस रेशियो में हम करेंगे डिवाइड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। चेक कर लेना। उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या बोला बेटा जी, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। सो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर का बेसिस क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर होता है 20,000 20,000 10,000, मतलब 1:2:2 या 2:2:1। करेक्ट। इस रेशियो में हम डेप्रीसिएशन को करेंगे डिवाइड 400 400 200। चेक कर लीजिएगा। वेरी गुड, सबको याद आ रहा है। अलोकेशन का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या बेटा जी, बनाया तो कभी भी बेहतर है। बनाने से ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बट बनाने से मार्क्स कटने की गुंजाइश कम हो जाएगी, तो बनाना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। एक बार मेरे को एक पॉइंट वापस याद दिला देना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय डिपार्टमेंट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स 300 200 100। सो इलेक्ट्रिसिटी जो 3000 है उसको 3:2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी 3:2:1। चेक करना, टू इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स का भी एक कंसेप्ट आपने देखा है ना, रेडिएटर पावर, ये सारी चीजें आपने देखी है। हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, मशीन आवर्स। ओवरहेड्स के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा ओवरहेड्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं मैराथन के अंदर, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट बेसिस क्या होता है, अगर आपके पास मशीन आवर्स भी है
और आपके पास रेडियस सेक्शन भी है, मतलब आपके पास कैपेसिटी भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस होता है, बट इट टोटली डिपेंड्स। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस का डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 25 20 15 है ना, 25 20 15। तो जितने ज्यादा लेबर उतना ज्यादा वेलफेयर एक्सपेंसेस, चेक कीजिएगा, जितने ज्यादा लेबर उतना ज्यादा वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये सब हो जाने के बाद ये क्वेश्चन आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड मेक अ प्रोविजन ऑफ बैड डेट एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5% इज मेड ऑन व्हाट, इट इज मेड ऑन क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स हमको पता है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के, ये क्लोजिंग डेटर्स जो है इस पे हम 5% मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द अमाउंट ऑफ RDD। दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो चुका है। मतलब आप देखो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली बता रहा हूं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सर ऐसे आंसर को एग्जाम में पेज टर्न करके लिख सकते हैं, ऐसे आंसर को एग्जाम में पेज टर्न करके लिख सकते हैं। मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। इफ यू आर आस्किंग कि सर इस सॉल्यूशन को हम एडजॉइनिंग पेज पे कर सकते हैं, आंसर है यस, आप कर सकते हो। सर इसको हम टिल्ट करके करें, कर सकते हो बट नॉट रेकमेंडेड, कर सकते हो बट नॉट रेकमेंडेड। सर अगर हम डेबिट एक पेज पे करें और क्रेडिट पीछे पे करें तो हम कर सकते हैं, आंसर है नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मजे, बस कैलकुलेशन। हाँ पुनीत भाई मजे है, लेकिन पुनीत भाई आपके लिए एक मैसेज है, गिव मी अ कॉल और ड्रॉप मी अ मैसेज टुडे आफ्टर माय सेशन गेट्स ओवर, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, हो गया क्वेश्चन पूरी तरह खत्म हो गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना ये है कि हमको निकालना है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट विच इज नथिंग द बैलेंसिंग फिगर। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट। चेक कर लो, मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे ये समझ लीजिए आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से टोटल कॉलम का कोई यूज नहीं है, कहीं पे भी किसी भी तरीके से टोटल कॉलम का यूज नहीं है। टोटल कॉलम हैज एब्सोल्युटली नो रेलेवेंस, सीरियसली बता रहा हूं, एब्सोल्युटली नो रेलेवेंस इन दिस क्वेश्चन। एक्चुअली व्हाई टू वेस्ट टाइम, है ना, व्हाई टू वेस्ट टाइम। RDD का बताऊं दोबारा बेटा जी, RDD बहुत सिंपल है, आपके डेटर्स हैं उसका 5% ले लो, 15,000 का 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, तो 750 500 500 हो गया खत्म। बस कैलकुलेशन चलाना है, कैलकुलेटर चलाना है, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सर वैसे भी हम वो चलाते ही नहीं है क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है ना। वेरी गुड, 54 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पे, 54 मिनट्स हो चुके हैं बेटा। RDD में अभी बता चुका हूं ना। शोभित गुड मॉर्निंग। पूनम कह रही है सर डेबिट एक पेज पे क्रेडिट दूसरे पेज पे कर सकते हैं क्या, मैं फिर से कह रहा हूं कर सकते हैं, नॉट एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल। बेटर है एडजॉइनिंग पेज पे करो, बेटर है एडजॉइनिंग पेज पे करो, करेक्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन है जो है इंस्टीट्यूट का बचपन का प्यार, इसको करना है हम लोगों को साथ में सॉल्व। ICAI का बचपन का प्यार, इसको करेंगे हम लोग साथ में सॉल्व। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व। किस पे बेस्ड है, लोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व के कंसेप्ट पे बेस्ड है ये पूरा के पूरा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं आप लोग लिख भी लेना अपने पास। ये जो मैं बना रहा हूं ना ये आपके लिए काम आने वाला है, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसके लिए।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अभी तक समय बचा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सत्यम सोनी कह रहे टैक्स किस बेसिस पे अपोर्शन होगा? बेटा कल का लेक्चर जाके देख ले, प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कल का लेक्चर जाके देख ले। सब खिचड़ी मत बना बेटा, यहाँ पे खिचड़ी मत बना, जो चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस कर, है ना। जल्दी उठा करो, सबसे पहली बात जल्दी उठा करो। और क्या है? मार्कअप मार्कडाउन। ऋतिक मार्कअप मार्कडाउन मुझे लग नहीं रहा है कि आज के सेशन में मैं कवर करवा पाऊंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। आई डोंट थिंक मैं कवर करवा पाऊंगा, टाइम मुझे लग नहीं रहा है बचेगा। 58 मिनट्स हो चुके हैं मेरे सेशन के, 70 मिनट मुझे इस चैप्टर को देना है, तो मुझे लग नहीं रहा है मार्कअप मार्कडाउन का कंसेप्ट मैं करवा पाऊंगा। ओके, अब समझ लेना, ठीक है। जो लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिख लिया लिख रहे हैं मेरे साथ। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कर रहा है, मतलब ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसको कहते हैं बेटा जी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। और ये जिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है ये कौन सा हो गया बेटा जी? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं सेंडर डिपार्टमेंट, इसको कहते हैं रिसीवर। जो क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं, जो आईसीआई का बचपन का प्यार है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफर प्राइस जो है ये ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो ये सारा तामझाम होगा। अगर ये ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ज्यादा नहीं है तो ये तामझाम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ही तब अराइज होगा व्हेन योर ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ज्यादा होती है तभी ये कंसेप्ट अराइज होगा। अब ये डिपार्टमेंट 2 के पास दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेटा जी इन गुड्स की। पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये गुड्स बेच दिए हैं, ये गुड्स वो डिपार्टमेंट ने बाहर एक्सटर्नली कस्टमर को बेच दिए हैं। अगर ये गुड्स बाहर एक्सटर्नली कस्टमर को बेच दिए हैं तो लोडिंग को लोडिंग नहीं कहेंगे, लोडिंग को प्रॉफिट कहेंगे। क्या काम है? लोडिंग को लोडिंग नहीं कहेंगे, लोडिंग को प्रॉफिट कहेंगे। अगर किसी रिश्ते को एक औपचारिक नाम, ऑफिशियल नेम दे दिया जाए तो उस रिश्ते से समाज में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, समझ लेना। लोडिंग पता है क्या है? लोडिंग एक ऐसे रिश्ते की तरह है जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई पहचान नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ दिल के रिश्ते होते हैं, लेकिन जब आप इन रिश्तों को, जब आप समझ रहे हो, इन रिश्तों को एक औपचारिक नाम दे देते हो वो बन जाता है प्रॉफिट। मतलब व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एक्सटर्नली इट बिकम्स प्रॉफिट। प्रॉफिट बन गया तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम यहां है जब ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के जो गुड्स होते हैं वो बिके नहीं होते हैं। जब ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के गुड्स अनसोल्ड है तब वो जो लोडिंग है, वो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड है। प्रॉफिट क्योंकि अनरियलाइज्ड है तो आपको वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब लोडिंग का रिवर्सल का एडजस्टमेंट करना होगा। और लोडिंग का रिवर्सल का जो एडजस्टमेंट होता है उसको टेक्निकली कहा जाता है स्टॉक रिजर्व। क्या कहा जाता है? स्टॉक रिजर्व। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट होता है, ये स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट किसके बुक्स में होता है? सवाल क्या है? ये जो स्टॉक रिजर्व होता है, ये स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट किसके बुक्स में होता है? ये उसके बुक्स में होता है जो गुड्स बेचता है, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। बस इतना सा पॉइंट जरूरी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि ट्रांसफरर डिपार्टमेंट के वो सेल्स में दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है गुड्स ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, और वो जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिख रहा है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिख रहा है, लोडेड प्राइस पे दिख रहा है। तो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट के क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, तो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का लोडिंग हमको करना होगा रिवर्स। बस इतना फोकस कर लेना, चाहो तो ये शब्द को हाईलाइट कर लेना। ये अगर मैंने इसमें जो टाइम इन्वेस्ट किया, अब आई नीड नॉट इन्वेस्ट सेपरेट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। एक सेकेंड, पी बेचता है एस को, डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस हाउ मच? 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, पता है इसलिए लिख रहा हूं और थोड़ा आप पे इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा हूं कि 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था सर ग्रुप 1 की नई बैच कब से स्टार्ट होगी, मेरी फ्रेंड को सब्सक्रिप्शन लेना है। मेरी ग्रुप 1 की बैच चालू हो रही है बेटा 6 जनवरी 2022 से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंड टू डिपार्टमेंट क्यू, पी ट्रांसफर कर रहा है किसको बेटा जी? पी ट्रांसफर कर रहा है क्यू को एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। कितने पे? 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। जो दिया है लिखते चलो। डिपार्टमेंट एस सेल्स टू पी, डिपार्टमेंट एस सेल्स टू डिपार्टमेंट पी, एंड डिपार्टमेंट क्यू
S2P and S2Q at a profit of 20 and 30% on sales. 20% on sales and 30% on sales. जो जो याद है वो मैं लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है, आप पे शान मारनी है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। डिपार्टमेंट Q sells good to P and S. Q sells good to P and Q sells good to S. Department Q sells good to P and S at 20% and 10% on cost. 20% on cost and 10% on cost. 20% on cost is equal to 16.67% of the selling price. ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आप पे इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स ऑल। जिसका नहीं याद है उसका इंप्रेशन मैं अलग तरीके से जमाने वाला हूं, ठीक है, वेरी गुड, एज सिंपल एज दैट, है ना, एज सिंपल एज दैट, माइंड ब्लोइंग। ये एक स्टेटमेंट हमारा बन गया। इससे बनाने से फायदा पता है क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरे लिए कट हो गया, इसको वापस देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी बना लेना, बहुत यूजफुल होगा। आपको सच बात बताऊं, नवंबर 2008 में मैंने इंटरमीडिएट की एग्जाम दी थी, उस समय था पीसीसी, ये सेम क्वेश्चन पीसीसी में भी आया था 8 मार्क के लिए। बस मेरे को अभी भी याद है, मेरे एग्जाम में 4 डिपार्टमेंट्स थे, यहाँ पे 3 है ना, पीएसक्यू, मेरे एग्जाम में 4 डिपार्टमेंट्स थे, 8 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन आया था। सच बोलूं उस समय मेरे को आता नहीं था, पर अब मेरे को आता है, और ऐसा आता है कि आपको भी आ जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। Departmental managers are entitled to 10% commission on net profit subject to unrealized profit on departmental sales being eliminated. Departmental profits are charging profits after charging managers commission but before adjustment of unrealized profit are as under. मतलब these are the given profits. आपको कहा है stock lying at different departments are as below. So कौन से डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट को कितने के गुड्स दिए और वो उनके पास है। अब इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना। डिपार्टमेंट P ने S को दिया है, P ने Q को दिया है। कैन आई से ये सब जो है दे ऑल आर सेंडर और दे ऑल आर ट्रांसफरर डिपार्टमेंट्स। कैन आई से दे ऑल आर सेंडर और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट्स। कैन आई से दे ऑल आर रिसीवर और ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट। बस इतना जिसने समझ लिया, जो मैं नवंबर 2008 में नहीं समझ पाया, इतना जिसने समझ लिया उसका ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ लेना। डिपार्टमेंट PSQ ने गुड, सर आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। अब सुन, P कभी खुद को गुड्स दे सकता है नहीं, इसलिए डैश है। S कभी खुद को गुड्स दे सकता है, इसीलिए डैश है। Q कभी खुद को गुड्स दे सकता है, इसीलिए डैश है। अब समझ में आया कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, इसके बेसिस पे आपको समझना है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सर शेड्यूल, एडवांस अकाउंटिंग का शेड्यूल भी अपलोड कर दो, ठीक है, मैं तेजस सूचक सर से कह दूंगा, आज वो एडवांस अकाउंटिंग का शेड्यूल आपको बता देंगे। सर 16.67 कैसे है मोहम्मद यूसुफ भाई, वैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया, आज टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ, चलो फटाफट लिखो मेरे साथ, इसको सॉल्व करना है ना। स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। 3 डिपार्टमेंट्स है, PSQ, QSP और ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट दिया उसको लिखेंगे। सो नेट प्रॉफिट एज गिवन। अब ये जो नेट प्रॉफिट दिया है बेटा जी, ये नेट प्रॉफिट कितना है, 90 60 45। प्लीज गति में प्रगति लाएं, 90 60 45। नेट प्रॉफिट एज गिवन 90 60 45। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कैसा नेट प्रॉफिट है, दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब मैनेजर्स को समझना, मैनेजर्स को क्या किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन दिया जा रहा है। जो भी नेट प्रॉफिट है इसका 10% कमीशन दिया जा रहा है। कौन सा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब मतलब 100 में से 10 चला गया तो बचेगा कितना, 90 रुपीज। कितना बचेगा, 90 रुपीज। मतलब बेटा जी ये जो है ये है 90 रुपीज। हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैनेजर कमीशन।
ये मैनेजर कमीशन कैसे ऐड करेंगे बेटा जी समझ लेना। 90,000 रुपए जो है उसको डिवाइड करेंगे 90 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। चेक करो, 90,000 जो है उसको डिवाइड करेंगे 90 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस विल बिकम हाउ मच? दिस विल बिकम 10,000। चेक ऑल ऑफ यू। 60,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, चेक करो। 60,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, चेक कर लेना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 60,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, 6,667, करेक्ट? 6,667। 45,000 चेक करो, 45,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आ रहा है बेटा जी? ये आ रहा है 5,000। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, add back manager commission, you will get net profit before manager commission, and this will become 1 lakh, this will become 66,667, and this will become 50,000। चेक करिएगा, सबसे पहले चीज चेक करिएगा। वेरी गुड। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसके अंदर करना है लेस स्टॉक रिजर्व। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने लिखवाया था। स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द अनसोल्ड स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, करेक्ट? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सुमन जी ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है सुमन जी, और आपका भी आखिरी कमेंट है बेटा ना। कॉपी पेस्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको मैं ब्लॉक कर रहा हूं। धन्यवाद। ब्लॉक कर रहा हूं मतलब आप चैट नहीं कर पाओगे, लेक्चर देख पाओगे, है ना? बहुत ज्यादा। प्रिया पटेल कह रहा है सर ब्लर दिख रहा है। प्रिया जी ये सेशन 1080p में स्ट्रीम हो रहा है, आप चाहो उस क्वालिटी में देख सकते हो। वो मेरे ऊपर नहीं बेटा, वो आपके ऊपर है, करेक्ट? वेरी गुड। शोभित मैंने यहाँ कैलकुलेशन देखा है, आंखें खोल के देख लो बेटा। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है जो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट है, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना, और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां से माइनस होगा? उसके प्रॉफिट में से माइनस होगा। लेट्स करते हैं स्टॉक रिजर्व। सबसे पहले स्टॉक रिजर्व माइनस करते हैं किसका? डिपार्टमेंट पी का। अब देखो डिपार्टमेंट पी ने एस और क्यू को गुड्स दिए हैं, इसका वर्किंग नोट भी मैं बनाऊंगा, समझना। डिपार्टमेंट पी ने और एस और क्यू को गुड्स दिए हैं। आइए मेरे साथ और यहां पे लिखिए नंबर 1, रेफरेंस दीजिएगा नंबर 1, ठीक है? डिपार्टमेंट पी ने एस को 18,000 के गुड्स दिए हैं। डिपार्टमेंट पी ने एस को 18,000 के गुड्स दिए हैं। पी ने जब एस को गुड्स दिए हैं तो लोडिंग का परसेंटेज देख लो कितना है। पी ने जब एस को गुड्स दिए हैं तो लोडिंग का परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब कहना इसे 18,000 इंटू 20%, दैट बिकम्स 9,000 रुपीज। चेक कर लो, कहना इसे 18,000 इंटू 20% इक्वल्स टू 9 रुपीज, करेक्ट? यस, ओके। चलिए, डिपार्टमेंट पी ने क्यू को 14,000 के गुड्स दिए हैं। पी ने क्यू को 14,000 के गुड्स दिए। अब यहाँ पे आप में से मोहम्मद जी आपने सवाल पूछा था ना कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसका जवाब दे रहा हूँ। पी ने क्यू को 14,000 के गुड्स दिए। 14,000 क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना बेटा, है ना? 14,000, ये 14,000 जो है इसमें से लोडिंग निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरी बात समझना। इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 15, my invoice price will be 115। कहना से ये 14,000 जो है ये 115 है बेटा जी, और मुझे इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? लोडिंग की फिगर, मतलब 15। तो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 14,000 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15, चेक कर लेना, 3,600 है। अरे यार, आई एम सो सॉरी। ये हो गया? हाँ, इसका चेक कर लो एक बार। 1826 है, 1826 है। अब बेटा एक बार इसकी टोटल ले लो। आई एम सो सॉरी, 3,600 प्लस 1826, इज इट कमिंग 5426? इज इट कमिंग 5426? अगर आपको परसेंटेजेस पता नहीं हो ना
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। 5426 मतलब हम क्या करेंगे बेटा, डिपार्टमेंट पी के प्रॉफिट में से 5426 माइनस करेंगे। चेक कर लो, डिपार्टमेंट पी के प्रॉफिट में से कितना माइनस करेंगे बेटा, 5426 माइनस करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? 5426 मतलब अब डिपार्टमेंट पी का करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा, एक बार मैं पूरा कर लेता हूं। 1 लाख माइनस 5426 ये होता है 94574 94574 और 94574 का 10% मैनेजर को कमीशन जाएगा 9457 और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचेगा समझना, 94574 दिस विल बी 85117। चेक करो, ये आपका अल्टीमेट आंसर है। ये क्या होगा, दिस विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। दिस विल बी मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% एंड दिस विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। चेक कर लो, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं डिपार्टमेंट क्यू में, डिपार्टमेंट नहीं, पी के बाद एस। एस ने 48,000 का ट्रांसफर किया है पी को, एस ने पी को ट्रांसफर किया 48,000 का, 20% है। ओके, मैं रेफरेंस देता हूं डिपार्टमेंट एस, रेफरेंस देता हूं नंबर 2। फिर से एस ने पी को दिया है 48,000 एस ने पी को दिया है 20%। ओके, 48,000 इंटू 20%। चेक कर लो, $9,600 है ना। चलो बहुत बढ़िया। डिपार्टमेंट एस ने दिया है क्यू को, एस ने दिया है क्यू को 38,000 और डायरेक्टली परसेंटेज दिया गया 30%, काम हो गया। 38,000 इंटू 38%, 38,000 इंटू 30%, 11,400। टोटल देख लो बेटा कितना होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट चेक कर लो कितना होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, 21,000 बिल्कुल सही जवाब है। चेक कर लो, अब मैं ये फिगर को यहां पे ले रहा हूं 21,000, ठीक है। तो 66,667 माइनस 21,000 दिस बिकम्स 45,667, 45,667 इसका 10% 4567। तो अब आपको बैलेंसिंग फिगर आंसर मिलेगा बेटा जी, चेक कर लेना 41,100। चेक कर लो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली फिगर्स, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सच बता रहा हूं बाकी कुछ नहीं है। पी एस डिपार्टमेंट क्यू, इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूं नंबर 3 का। ओके, डिपार्टमेंट क्यू ने पी को दिया है 12,000, नाउ क्यू ने पी को दिया 12,000। मैं ये सपोज भूल जाता हूं, मुझे 16.67 नहीं पता, मैं 20% लेता हूं, ठीक है। 12,000, ये जो 12,000 है ये क्या है, देखो 100 प्लस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस 20, मतलब सेलिंग प्राइस है 120। कहना है इसे ये 12,120 है और मुझे लोडिंग निकालना है, इसमें से लोडिंग कितना है बेटा जी 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। आप समझ रहे हो, मतलब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लेना, इज इट कमिंग टू 2,000 रुपीज, इज इट कमिंग टू 2,000 रुपीज, वेरी गुड। देन डिपार्टमेंट क्यू ने एस को दिया है 8,000, क्यू ने एस को दिया 8,000, आता ही नहीं है, 10% दिया, ठीक है। 8,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10। चेक कर लेना, इज इट कमिंग 727। अब ये टोटल कितना हुआ 2727। चेक कर लो, वेरी गुड, 2727 चेक कर लेना। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं 2727 को माइनस करता हूं, 2727
27 को मैंने कर दिया माइनस, तो 50,000 माइनस 2727 दैट गिव्स यू 47273, 47273, 4727, इसमें से मैं करता हूं माइनस 10%, तो मिलेगा 42546, 42546. Check all of you. Very good, Yash. Very good. Absolutely amazing. So this is the most important question of the entire topic. I would really like to say you. This is the most important question. और इससे पहले जो मैंने आपको ट्री डायग्राम बनाया वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्री डायग्राम है इस टॉपिक का. This is the most important. Very good, कीर्ति. Very good. Absolutely amazing. Absolutely नितिशा. Very good. निश्चय बहुत बढ़िया. स्वराली बहुत अच्छी बात है. करेक्ट. चलिए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ता हूं मैं लेके आपके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. सीधा जंप करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं. एक चार्ट मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना. बिल्कुल देख लेते हैं, बहुत अमेजिंग है. आ जाओ फटाफट हेडिंग लिख लो, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ओके. मार्कअप मार्कडाउन का मैं कर सकता हूं अगर कल के सेशन में टाइम बच गया तो. मुझे सिर्फ आप याद दिला देना कल के सेशन में, ठीक है. चलिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इंस्टीट्यूट का पूरा के पूरा स्टैंडर्ड है, उसको मैं एक चार्ट फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना के लाया हूं. देख लीजिएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टॉक्स अबाउट टू थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स. Number 1 is meaning of inventory. What do you mean by inventory? And number 2, valuation of inventory. I repeat, accounting standard 2, valuation of inventory talks about two things. Number 1 is meaning of inventory. Number 2, valuation of inventory. Let's look at the first part, meaning of inventory. Inventory means and includes goods HFS in the ordinary course of business. What do you mean by this word HFS? क्या मतलब होता है HFS का? HFS का मतलब होता है held for sale. HFS का मतलब क्या होता है? held for sale. Goods held for sale in the ordinary course of business. Yes, in the process of production or rendering services. जो मैं रेंडर कर रहा हूं, जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं या जो गुड्स मैं बना रहा हूं, उसके अंदर मुझे अगर किसी की जरूरत पड़ती है जैसे कि रॉ मटेरियल और WIP, तो वो भी इन्वेंट्री में आता है. मटेरियल सप्लाईज जैसे कि स्टोर स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा, मटेरियल सप्लाईज ये सब इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने इन्वेंट्री के अंदर एक्सप्रेस इंक्लूजन भी रखा है और एक्सक्लूजन भी रखा है. इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल. ऐसे गुड्स जो आप खरीद के रखते हो और होल्ड करके रखते हो. स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की और होर्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है. दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज एन इन्वेंट्री एंड इनटेंजिबल सच एज सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर कंपनी जो इन्वेंट्री बना के बेचती है उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर भी क्या होती है? इन्वेंट्री होती है. एक्सप्रेस एक्सक्लूजन सिंपल क्या है कि जनरल टूल्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री होती है और स्पेसिफिक टूल्स जो होते हैं वो एसेट होती है. ये चीज दिमाग में बैठा लेना. आई रिपीट, जनरल टूल्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री होती है, स्पेसिफिक टूल्स जो होते हैं वो एसेट होती है. दिस इज व्हाट यू कॉल एज इन्वेंट्री. मतलब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होते हैं चार्ट पार्ट, RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. आई रिपीट, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 4 पार्ट होते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. इन दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर आइटम इज एन इन्वेंट्री और नॉट. सो सीधी बात है, या तो वो इन्वेंट्री होगी और AS2 में कवर होगा, और अगर वो इन्वेंट्री नहीं और AS2 में कवर नहीं हो रहा है तो फिर बेटा वो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन टेक्निक क्या है? वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का प्रिंसिपल है इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ. सवाल ये उठता है कि लोअर ऑफ के अंदर हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाचा प्रूडेंस ने कहा है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू? तो अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मतलब जो गुड्स खरीदता और बेचता है. मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मतलब जो गुड्स खरीदता है और बेचता है, तो आप इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस. तो ये प्रिंसिपल 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में जो थे तब से वो देखते आ रहे हैं. फाइनल अकाउंट फिर जो सीए फाउंडेशन भी आप लोग लिहाजा कर चुके हैं, तो फाउंडेशन में भी प्रिंसिपल देख चुके हैं. लेकिन अगर मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरर के लिए, तो मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री की एनआरवी की डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी. फॉर्मूला होगा, इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस. दैट विल गिव यू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नाउ वी कम टू दिस पर्टिकुलर ब्रांच, कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री. कॉस्ट इंक्लूड्स 3 थिंग्स एंड कॉस्ट एक्सक्लूड्स 4 थिंग्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट के अंदर एक्सक्लूड क्या होता है. सो रिकॉग्निशन के बारे में हमने बात की, इन्वेंट्री को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. देन मेजरमेंट, हम यहां पे इन्वेंट्री को कर रहे हैं मेजर. फिर आएंगे प्रेजेंटेशन और लास्ट होता है डिस्क्लोजर. यस, फिर आते हैं प्रेजेंटेशन और लास्ट होता है डिस्क्लोजर. समझ लीजिएगा, इन्वेंट्री एक्सक्लूड्स 4 थिंग्स.
बेटा जी हर्ष कह रहा है सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? बेटा अभी नोट्स देने का और नोट्स लिखने का दोनों का टाइम नहीं है। ये जो है ना, मैं 7 से 8 मिनट में पूरा S2 एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर बाद में वीडियो को यही 7-8 मिनट वापस देख ले तो पूरा S2 रिवाइज हो जाएगा। इन्वेंट्री एक्सक्लूड दीज 4 थिंग्स। नंबर 1, ऑल एबनॉर्मल अमाउंट। किसी भी तरीके का एबनॉर्मल अमाउंट जो होता है वो इन्वेंट्री में से एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे कि एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस कहीं पे भी इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं होता है। किसी भी तरीके का स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस रेंट, गोडाउन रेंट जो होता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं होता है, क्योंकि वो रिकरिंग एक्सपेंस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरीज, वेजेस, ये सब इन्वेंट्री में ऐड नहीं होता है, बिकॉज चाहे आप बिजनेस करें ना करें एडमिन कॉस्ट लगती रहेगी, रिकरिंग होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्योंकि रिकरिंग नेचर का होता है, उसी वजह से इन्वेंट्री की कॉस्ट में कहीं पे कंसीडर नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2A के 2 है पार्ट्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री हम लोग देख चुके हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रिंसिपल कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट के अंदर होती है 3 चीजें, एक्सक्लूड होती है 4 चीजें। नाउ व्हाट आर दोस 3 थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट? सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ परचेज। पहला क्या है बेटा जी? कॉस्ट ऑफ परचेज। दूसरा है बेटा जी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। रिपीट, पहला है कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और तीसरा है अदर कॉस्ट। रिपीट, इन्वेंट्री के अंदर 3 चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। अब मैं इसको लेके बढ़ता हूं आगे। जब मैं इसको आगे लेके बढ़ता हूं तो कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर आती है 3 चीजें। हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर्मूला एंड व्हाट आर द कॉस्ट टेक्निक्स। आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट आर द कॉस्ट फॉर्मूलाज एंड व्हाट आर द कॉस्ट टेक्निक्स। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेज मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज मींस एंड इंक्लूड्स all the cost incurred to bring an inventory to present location and sellable condition। तो अगर मैं एक वेजिटेबल सेलर हूं या अगर मैं एक फ्रूट सेलर हूं तो होलसेल वेजिटेबल मार्केट में जाने का खर्चा, वहां से सामान लेके आने का खर्चा, उसको पैकिंग करने का खर्चा, ये सारा खर्चा मेरे इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ परचेज मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। उसको बेचने लायक कंडीशन में बनाने के लिए जो जो भी कॉस्ट इंकर होती है वो सब उसमें ऐड होगी। बहुत सिंपल है, अगर मैं एक इंपोर्टर हूं और मैं इंपोर्टेड फ्लावर्स बेच रहा हूं, इंपोर्टेड फ्लावर जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आने के बाद मुझे उस पर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, करेक्ट? मुझे उस पर क्लियरेंस चार्जेस पे करना होता है, बहुत सारी चीजें पे करनी होती है। ये सब इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, बिकॉज ये सब का नेचर होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कैसा नेचर होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। दूसरा होता है कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूलाज मतलब आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, इवन इंटरमीडिएट के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट में भी आपने पढ़ा है, जब आप स्टोर लेजर का कंसेप्ट पढ़ते हो कि एक स्टोर लेजर अलग अलग फॉर्मूला से बनाया जा सकता है। व्हाट आर दोस फॉर्मूलाज? लीफो, फीफो, वैम, सैम। लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड्स एंड सिंपल एवरेज मेथड, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अवेलेबल और अलाउबल में डिफरेंस होता है। बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल होती है लेकिन अलाउबल कौन कौन सी होती है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो मेथड्स अलाउ करता है उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 3 मेथड्स अलाउ करता है। पहली है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और तीसरी है वेटेड एवरेज मेथड। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीफो का आपको नामो निशान नहीं दिखाई देगा, इवन दो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अवेलेबल है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वो अलाउबल नहीं है। कॉस्ट टेक्निक्स होती है 2, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आप कॉस्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, और दूसरी होती है रिटेल कॉस्ट जिसको हम यहाँ पे डील करते हैं। दूसरा जो टर्म है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला अलग बात है पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू गो टू अ टेलर विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, यू गो टू अ टेलर विद अ पीस ऑफ क्लॉथ और आप उसको कहते हो कि मास्टर जी इस कपड़े से आप मेरे लिए ड्रेस बना दो, इस कपड़े से आप मेरे लिए ड्रेस बना दो। तो क्लॉथ किसका होता है? आपका होता है। क्लॉथ किसका होता है? आपका होता है। वो टेलर क्या करता है? उस कपड़े से आपके लिए ड्रेस बना देता है। क्या कर देता है? आपके लिए ड्रेस बना देता है और ड्रेस बनाने के बाद आपसे कुछ टेलरिंग चार्जेस लेता है। सवाल ये होता है जो आपको सोचना चाहिए कि जो टेलर ने आपसे टेलरिंग चार्जेस लिए हैं, ये टेलरिंग चार्जेस एक्चुअली किस चीज के लिए लिए हैं? व्हाट आर द रीजंस ऑफ दीज टेलरिंग चार्जेस? क्या है ये टेलरिंग चार्जेस? मैं आपको बता देता हूं। ये टेलरिंग चार्जेस में होता है लेबर कॉस्ट। क्या होता है? लेबर कॉस्ट। समझ रहे हो? ये अपनी मेहनताना वो यहां पे ले रहा है। दूसरा, उसके अंदर वो ले रहा है आपसे कुछ खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जब उसने आपके कपड़े से आपकी ड्रेस बनाई तो उसमें बटन, उसमें हुक, उसमें धागा और भी बहुत सारे कंज्यूमेबल्स लगे हैं जो उसने अपने पास से दिए। तो ये जो भी कंज्यूमेबल्स उसने अपने पास से लगाए हैं वो है उसका खर्चा। तो डायरेक्ट लेबर, उसका मेहनताना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ये सारे खर्चे जो कि डायरेक्टली आपके ड्रेस पे लगे, और तीसरा होता है
ओवरहेड्स। वो जिस दुकान में बैठ के आपकी ड्रेस सील रहा है वो दुकान का किराया, उस दुकान का म्युनिसिपल टैक्सेस, उस दुकान का बिजली का बिल, वहां पे जो स्टाफ है वो स्टाफ की सैलरी और जो भी स्टाफ वेलफेयर खर्चा होता है चाय पानी का, ये सब होता है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटिंग होता है बेटा जी, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला देखते हो तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस पॉ। पॉ का फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? अभी मैंने बताया, पॉ का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकूं, इसीलिए कॉस्टिंग के मैराथन के अंदर भी मैं ही आपको ओवरहेड्स टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड चैप्टर नंबर 5 ओवरहेड्स कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये सब आपको मैं ही कॉस्टिंग में रिवाइज करवाने वाला हूं, उसका शेड्यूल भी आउट हो चुका है। ठीक है, तो कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फिर से 3 चीजें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब प्रोडक्ट को खरीदने की कॉस्ट, इन्वेंट्री को खरीदने की कॉस्ट। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने की कॉस्ट। किससे किससे कन्वर्ट करना है? इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, मतलब कपड़े से ड्रेस बनाने की जो कॉस्ट होती है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और फिर तीसरी चीज आती है अदर कॉस्ट, जिसमें प्रिंसिपली कुछ है नहीं बट AS2 की भाषा है, वो भाषा का मैं यहाँ पे कर रहा हूं इस्तेमाल, अदर कॉस्ट। लेकिन मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करना चाहूंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड जो होता है ना बेटा जी, वो 2 टाइप का होता है, समझ लेना यहाँ पे। अब मैं आता हूँ, गुजर रहा हूँ प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। प्रोडक्शन ओवरहेड जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स और दूसरा जिसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये मैं आप चीज को बता रहा हूं, है ना, ये मैं आप लोगों को सारी चीज बता रहा हूं, एक चीज बहुत सिंपल बता रहा हूं। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, जिस पे मैं स्पेशल एम्फोसिस कर रहा हूं, ये वाला कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में भी दे रखा है और यही कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में भी पूछ रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सभी को मैं कह रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस पे मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, कॉस्टिंग के साथ कोरिलेट करना और इसको आगे देखना। मोनिका जी कह रही है क्या सर, मैं एक प्रोफेसर हूं बट फिर भी मैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू सो मच। बस अभी और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उज्जवल राव कह रहे हैं सर आप अंशुल सर जैसे लग रहे हो बहुत ज्यादा। मैं अंशुल सर जैसा लग रहा हूं? मतलब मैं अंशुल सर ही हूं, करेक्ट सर। कॉस्टिंग का शेड्यूल बता देना। यश मेरे इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ पे तो अभी मैं लाया नहीं हूं तो मैं बीच में शेयर नहीं कर सकता हूँ, इट्स ऑन व्हाट्सएप, सो आप देख लेना, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला। एक चीज यहाँ पे जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन डजंट इंक्लूड मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि टेलर को कपड़ा हम लोगों ने लाके दिया है, उसका मटेरियल का कॉस्ट हम लोगों ने पे किया है। टेलर को हम जिन चीज का पे कर रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट, इट इंक्लूड्स लेबर एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, है ना। ये तीनों चीजें यहाँ पे हम पे करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 टाइप के होते हैं, आप समझना, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। आगे वापस कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग आज हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं क्योंकि है ही नहीं, कॉस्टिंग हर जगह है। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? दोज ओवरहेड्स व्हिच हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो सारी कॉस्ट जिसका लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब चाहे आप एक्टिविटी करें या ना करें, चाहे आप एक्टिविटी करें ना करें, ये ओवरहेड्स लगने ही लगना है। जैसे कि टेलर के दुकान का किराया, टेलर की दुकान का किराया लगना ही लगना है, चाहे टेलर उसमें कम ड्रेसेस बनाए, ज्यादा ड्रेसेस बनाए या नहीं ड्रेसेस बनाए। लॉकडाउन के अंदर भी किराया लगा था, वो है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब ये वो ओवरहेड्स होता है जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके एक्टिविटी के साथ, जैसे कि टेलर के दुकान का बिजली का बिल। अब बिजली के बिल में भी अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है। एक होता है जनरल लाइटिंग और दूसरा होता है पावर, हीट एंड एनर्जी। जनरल लाइटिंग मतलब ये जो लाइट होता है, लाइट पॉइंट्स उसका बेसिस होता है, लेकिन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पावर, इसका बेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पावर इसका बेसिस होता है डायरेक्टली आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ। कितनी मशीन्स है, मशीन्स का हॉर्स पावर क्या है, मशीन का आवर्स क्या है, इसके बेसिस पे आप यहाँ डिवाइड करते हो, करेक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। Fixed production overhead is fixed, therefore it is absorbed on the basis of normal production। ध्यान रख लेना, अभी के अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको बहुत भली भांति पता होगा, कॉस्टिंग के अंदर आपने पढ़ा है, एब्जॉर्ब कर लेना। पानी को डाल दो जमीन पे और स्पॉन्ज रख दो, स्पॉन्ज पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मेरे इस एग्जांपल के अंदर
मेरे इस एग्जांपल के अंदर जमीन पे जो पानी गिरा है ना, वो पानी मतलब है कॉस्ट, और स्पॉन्ज है हमारा प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को कॉस्ट के ऊपर रखते हो तो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब अंडर गिवन सिचुएशन सिटेरिस पेरेबस कितना होना चाहिए था। मैंने क्या कहा, अंडर गिवन सिचुएशन सिटेरिस पेरेबस कितना होना चाहिए था। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। समझ लेना, किसके बेसिस पे, एक्चुअल प्रोडक्शन पे। अब ऐसा क्यों, ये भेदभाव का कारण क्या, समझा चुका हूं, वापस समझा रहा हूं। ये भेदभाव का कारण बहुत सिंपल है बेटा जी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिमेन्स फिक्स्ड, चाहे एक्टिविटी हो या ना हो। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी कम होगी तो कम होगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा। इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में लिया है एक्चुअल प्रोडक्शन और यहां डिनोमिनेटर में लिया है नॉर्मल प्रोडक्शन। चेक कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। वेरी गुड। आपकी इजाजत से एक 2 मिनट का ब्रेक मैं चाहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो 2 मिनट का ब्रेक मैं चाहूंगा। चलिए, तैयार हूं मैं वापस। एक्चुअली क्या है, बैक टू बैक इतने सेशंस चल रहे हैं ना कि ये दिन बहुत टफ जाते हैं, और हमको भी याद नहीं रहता है कि कब कौन सा सेशन है, क्या है। यस्टरडे अभी फाउंडेशन के भी मैराथन चल रहे हैं, तो फाउंडेशन के भी मैराथन अगर आप शाम को आके देखेंगे फायर पे होता है। 2-2.5 हज़ार बच्चा वो मैराथन अटेंड कर रहा है, तो इतना रिस्पॉन्सिबल फील होता है। एंड जेन्युइनली मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जस्ट आप यहाँ पे हो इसलिए। मेरी एक एक स्लाइड मैं खुद बनाता हूँ, एक एक स्लाइड, एक एक चीज़ का एनिमेशन मैं खुद बनाता हूँ, कोई और नहीं बनाता है, कोई भी और नहीं बनाता है। मेरी एक एक स्लाइड मैं खुद बनाता हूँ। तो 1 घंटे का क्लास लेने के लिए आप ये समझिए कम से कम उसके पहले 2 घंटे हमको इन्वेस्ट करना होता है टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। हमको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या रखा है, नहीं तो आपके सामने मैं फंबल करूंगा। सो ये सारी चीज़ें होती है यार। एक चीज़ मैं बताऊं, मतलब आप देखोगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको जनरल बता रहा हूं। आई रियली बिलीव इन दैट वी शुड गिव क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स, मैं सिर्फ अनअकैडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी सिंपल कुछ नहीं करते हैं, एक पीडीएफ लाते हैं, पीडीएफ दिखाते हैं और पीडीएफ पे पढ़ा देते हैं, बात खत्म। लिटरली बता रहा हूँ। अब बहुत सारे मैं बहुत टाइम डालता हूँ यूट्यूब पे रिसर्च के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर, है ना, मैं खुद को कैसे बेटर बना सकूँ। तो मैं देखता हूँ लोग टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सच बता रहा हूँ, टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार एक पीडीएफ बना दिया, वही पीडीएफ बच्चों को दिए जा रहे हैं, उसी को प्रिंट कर लेते हैं और उसी पीडीएफ की बच्चों को नोट्स दे देते हैं। जब आप उनकी पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हो, उसी के नोट्स दे देते हैं। वही पीडीएफ क्लास में अलग अलग सॉफ्टवेयर में डाल के दिखा देते हैं। कोई ड्रॉ बोर्ड पीडीएफ में दिखा देता है, कोई वन नोट में दिखा देता है, कोई तो मतलब प्लेन ही दिखा देता है, यू नो। और बस उसी से काम करे जा रहे हैं। मतलब एक बार मेहनत करो और बस आगे चलते चलो। पर मेरा ऐसा मानना है कि यार बच्चे को वेरिएशन देना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएशन मैंने क्या किया है। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ाई की है, और आपको बता दूं पूरा इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है फ्री में। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था इट वाज विद अ ब्लैक बैकग्राउंड, आज मैंने वेरिएशन दिया है, इट इज विद अ व्हाइट बैकग्राउंड। जेन्युइनली इट इज विद अ व्हाइट बैकग्राउंड। आपको पता नहीं है बैकग्राउंड चेंज करना, इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल क्लिक, है ना। अगर पीपीटी कर रहे हो तो पता चलेगा बैकग्राउंड चेंज करना वन क्लिक का काम नहीं होता है। ये बैकग्राउंड चेंज करने से ये सब कुछ चेंज हो जाता है, तो इन सबको रिफाइन करना पड़ता है। पर मेरे को इससे कभी दुख नहीं होता है, मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ
और मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने बच्चों को वेरिएशन दूँ। वही PDF वही सामने लाऊं, उसी पे बैठ रहा हूँ, उसी पे लिख रहा हूँ, उससे कुछ मजा होने वाला नहीं, मजा नहीं होने वाला। क्रिएटिविटी, मतलब दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, आई सैल्यूट तेजस सर फॉर दैट, क्योंकि तेजस सर आप देखो हैंड रिटन नोट्स बना के लाते हैं अपने सेशन के अंदर, बहुत बड़ी बात है। नितिन सर का कल मैं सेशन देख रहा था, भाई डेडिकेशन है, नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो कंसेप्ट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड मॉड्यूल का है। किसका है? ओल्ड मॉड्यूल का। एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे, एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि हम लोग जब पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस के अंदर, ओल्ड सिलेबस मतलब PCC एंड IPCC, PCC एंड IPCC, PCC और IPCC के समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थोड़े टफ आते थे, लेकिन अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन इजी आते हैं, मैं सच बता रहा हूं। और AS2 पे तो कुछ भी नहीं बनता है। तो क्योंकि आज डिपार्टमेंटल था ना, तो मैंने 10 को रिप्लेस 2 से किया, क्योंकि मुझे पता है डिपार्टमेंट में को टाइम ज्यादा लगेगा, और 10 इटसेल्फ इज अ बिग स्टैंडर्ड है ना, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ही कवर कर लेता हूं, है ना, क्योंकि छोटा है। अ कंपनी इंकर्ड ₹20 लाख एज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। समझना, मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने को। A company incurred ₹20 lakhs as fixed production overheads per year. It normally produces 1 lakh units in a year. Normal production क्या है? 1 lakh units in a year. Normal production अभी शब्द हमने पढ़ा है। In 2009-10, however, its production has been only 40,000 units. ये 40,000 units क्या होगा बेटा जी? ये 40,000 units होगा actual production। क्या होगा बेटा जी? ये 40,000 एक्चुअल प्रोडक्शन। एट द ईयर एंड 31 मार्च 2010 द क्लोजिंग स्टॉक वाज 10,000 यूनिट्स। करंट ईयर में कितने यूनिट्स बनाए? 40,000। करंट ईयर में कितने यूनिट्स बनाए? 40,000। और 40,000 यूनिट्स में से 10,000 यूनिट्स का स्टॉक है आपके पास। समझ में आ रहा है? 40,000 में से कितने का स्टॉक है बेटा जी? 10,000 का स्टॉक आपके पास है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ यूनिट इज एज बोलो, तो यूनिट कॉस्ट कहते हैं ना कॉस्टिंग की भाषा में, यूनिट कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये ऊपर दिया ये 20 लाख रुपए पर एनम, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन 10 लाख रुपीस पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आंसर मैंने आपके सामने लिख के रखा है। शिवी ठाकुर गुड मॉर्निंग, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आंसर आपके सामने लिख के रखा है, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू कैलकुलेट। स्टिल आई वांट यू गाइस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, 2 मिनट का समय आपको दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। सर मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ, लेकिन मैंने दूसरे क्लासेस से क्लास पूरा किया था, लेकिन कुछ भी पढ़ाया नहीं अच्छे से, और बाद में रोज़ यूट्यूब पर आपका लेक्चर देखती हूँ। थैंक यू सो मच श्वेता, बट मैं फिर भी कहूँगा सबको रिस्पेक्ट करो। जिससे आप पढ़े हो उन्होंने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उन्होंने कुछ तो आपको दिया है। गुरु हमेशा कुछ ना कुछ देता है, गुरु का रिस्पेक्ट करो। वेरी गुड पार्थ। पार्थ बस आप कैलकुलेट करो, आंसर जिसका आ जाए बस ये लिख देना गॉट इट। आंसर जिसका आ जाए बस लिख देना गॉट इट। गॉट इट। आंसर आ जाए तो लिख देना गॉट इट। आंसर आ जाए तो लिख देना गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यस विशाल जी, बिल्कुल बिल्कुल गॉट इट। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, अमेजिंग, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, माइंड ब्लो। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया यहाँ पे, बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अब समझना। यहां पे आपको करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 10,000 यूनिट का आपको यूनिट रेट निकालना है। यूनिट रेट कैसे निकालोगे? यूनिट रेट इज इक्वल टू, समझ लेना, सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पे मटेरियल कॉस्ट 500 रुपए पर यूनिट, ठीक है।
उसके बाद मैं लेता हूं लेबर कॉस्ट 250 पर यूनिट। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। 750 रुपीज यूनिट कॉस्ट तो आ गई है। अब समझना, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 20 लाख पर एनम। नाउ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 20 लाख पर एनम। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। 20 lakhs divided by 1 lakh, that means 20 lakhs divided by 1 lakh, this will become 20 rupees per unit. Fixed production overheads 20 rupees per unit plus administration overheads। क्या ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों सर? कहां दिया है? तो कहां दिया है? ये देखो बेटा, इन्वेंट AS2 के एक्सक्लूजन में क्या कहा है? एडमिन ओवरहेड्स। अरे सर, आज तक मैं सच बता रहा हूं, आज तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इस तरीके से नहीं पढ़ा। मतलब हमने कभी, एक्चुअली सच बोलूं सर, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं पढ़ा। हम तो सीधा क्वेश्चन पे जाते थे और क्वेश्चन से ही कर लेते थे। इसीलिए तो बेटा मैं पहले AS2 पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को ये अप्रोच नहीं अच्छा लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि उनको आदत है चतुर वाली, मास्टर जी आप हमको क्वेश्चन करा दीजिए, हमको समझने नहीं है, हम याद कर लेंगे मास्टर जी, है ना। फिर वो चमत्कार का क्या होगा आपको पता है, और फिर एग्जाम में वही हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए आपके साथ, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कितना टोटल? ये हो गया 770 रुपीज पर यूनिट। ये 770 को मैं लेता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट, तो ये आंसर आएगा 77 लाख रुपीज। आंसर कितना आएगा बेटा जी? 77 लाख रुपीज। चेक कर लो। वेरी गुड, अमेजिंग। आई होप सभी का आंसर आया। और लेट मी टेल यू, ये IPCC का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा जी? IPCC का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, CA इंटरमीडिएट से पहले जो होता था, उसका प्रेडिसेसर जो है, उसका ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक छोटी सी चीज आपको बतानी बची है, वो छोटी सी चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। और ये जो छोटी सी चीज है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ये एक क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लेके आया हूं। ये छोटी सी चीज का नाम है पैरा 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इट इज इक्वल टू एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ AS2। ध्यान रख लेना बेटा, पूरा AS2 का चार्ट मैंने बना दिया है। पूरा AS2 का चार्ट मैंने बना दिया है और पूरा AS2 मैंने आपको पढ़ा दिया है। सिर्फ एक चीज बची है जो नहीं पढ़ाई, वो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और मेरे पास है तकरीबन 16 मिनट, है ना, 16 मिनट है मेरे पास। पैराग्राफ नंबर 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पैराग्राफ नंबर 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यहां पे किसी ने कहा है सर अगर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो क्या होगा? अगर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है मेरे लल्ला, तो उसको एडमिन ओवरहेड्स नहीं कहते हैं, उसको प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं। कॉस्टिंग मेरी जान, कॉस्टिंग में मैं पढ़ाऊंगा, है ना। उसको एडमिन ओवरहेड्स कैसे? बेटी की जब शादी हो जाती है ना, तो बेटा ये समझ लेना, क्या नाम है आपका? पिराते किंग लूफी। हाँ, बेटी की जब शादी हो जाती है ना, तो बेटी अपनी नहीं रहती है, बेटी पराई हो जाती है। वैसे तो बेटी है, बट अब उसका अच्छा रिलेशन क्या है? वो बेटी किसी की बहू है ना। गुड मॉर्निंग। चलिए, पैराग्राफ नंबर 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है? मेरी बात समझना। जनरल प्रिंसिपल क्या है AS2 का? जनरल प्रिंसिपल क्या है AS2 का, ये समझ लेना। क्या कहा मैंने? जनरल प्रिंसिपल AS2 का क्या है? दैट इन्वेंटरी should be valued at lower of cost price or market। तेजस सर, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो सर 15 मिनट मुझे लगेंगे, तकरीबन 15 मिनट का टाइम मुझे लगेगा, है ना, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ये है जनरल प्रिंसिपल ऑफ AS2। ये जो जनरल प्रिंसिपल है, इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। कौन सी इन्वेंटरी की बात हो रही है? रॉ मटेरियल की। यहां पे कौन से इन्वेंटरी की बात हो रही है? रॉ मटेरियल की। और ये एक्सेप्शन कहां पे डिफाइन किया गया है?
इट इज डिफाइंड इन पैरा 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। लिखते चलना अपने पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, बाकी लिखवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पैरा 24 में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हु इज द किंग, रॉ मटेरियल इज द किंग। जब ये रॉ मटेरियल किसी फिनिश्ड गुड्स में यूज होता है, जब ये रॉ मटेरियल किसी फिनिश्ड गुड्स में यूज होता है, तब इस रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते समय हम फिनिश्ड गुड्स के वैल्यूएशन के बारे में भी सोचते हैं। क्या कहा मैंने, जब ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के लिए यूज होता है, तो ये रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते समय हम फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के बारे में भी सोचते हैं। मतलब क्या, क्योंकि ये उस पर डिपेंडेंट है। सो इफ द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, इफ द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड। क्या कहा, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड, तो ये पैरा 24 इमीडिएटली तुरंत अप्लाई हो जाएगा। तो ये पैरा 24 इमीडिएटली तुरंत अप्लाई हो जाएगा। आप समझ रहे हो, लिखा सभी ने ये मेरी बात, समझ में आई सबको, सब मेरी बात, वेरी गुड। आता हूं मैं वापस। A limited is engaged in manufacturing of chemical Y for which raw material X is required. A limited is engaged in manufacturing of chemical Y for which raw material X is required. तो पैरा 24 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पैरा 24 अप्लाई होता है फॉर रॉ मटेरियल। तो यहां पे पॉइंट ऑफ फोकस कौन रहेगा बेटा जी, पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा रॉ मटेरियल एक्स। द कंपनी प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। रॉ मटेरियल एक्स 380 रुपए का है, अनलोडिंग चार्जेस 20 रुपए ऐड होगा, बेशक फ्रेट इनवर्ड ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन, यस ऐड होगा, यस। मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूं, एक सेकेंड गंदी बात, अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूं तो 380 प्लस 2400 प्लस 4440 रुपीज होती है, और रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है 300 रुपए। मतलब रॉ मटेरियल एक्स कॉस्ट प्राइस 440, मार्केट प्राइस रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस 300 रुपए। मतलब रॉ मटेरियल की तो ऑलरेडी लग गए है ना, रॉ मटेरियल के ऑलरेडी लगे पड़े। अब ये रॉ मटेरियल यूज होगा केमिकल वाई में। केमिकल वाई में मटेरियल कंज्यूम हो रहा है 440 का, लेबर चार्जेस है 120 और वेरिएबल ओवरहेड्स है 80 रुपए। मतलब केमिकल एक्स का बनाने का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, चेक कर लो, इज इट कमिंग टू 640 रुपीज। तो फिनिश्ड गुड्स बाय कॉस्ट प्राइस 640 रुपीज, चेक कर लो कितना आ रहा है 640 रुपीज। 440 और ये 200 हो गया ना बेटा, तो 640 होगा ना। ये 720 किसका है यहाँ पे, प्रितेश, अरे वो प्रितेश। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर आर 4 लाख। हाँ प्रितेश सही बोल रहा हूं मेरा बेटा। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर आर 4 लाख ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, यस प्रितेश भाई यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 20 रुपीज। तो 640 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 20 रुपए में ऐड कर रहा हूं इस पॉइंट का, तो हो गया 660 रुपए। करेक्ट, कितना हो गया 660 रुपए। ओके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स वाज 1000 यूनिट्स एंड वाई वाज 2400। सो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी रॉ मटेरियल एक्स इज 1000, अच्छा वो उधर लिखना चाहिए, और वाई का कितना है 2400 यूनिट्स। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक of raw material chemical X and chemical Y according to AS2, according to AS2। अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे समझिएगा। केमिकल Y फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस आ गई बेटा 660 रुपए। आपको आंसर देना है दो अलग अलग सिचुएशंस में, और ये दोनों सिचुएशंस में कौन सी फिगर चेंज होगी, ये दोनों सिचुएशंस में चेंज होगी ये वाली फिगर। ये वाली फिगर क्या है, इट इज द मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड।
इफ द मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड इज 800 रुपीज, इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए यहां पे अगर 800 रुपए है, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश गुड इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्या कहा मैंने? मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे करेंगे? अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, when net realizable value of chemical Y is 800 per unit, NRV is greater than cost of the finished goods, that is rupees 660. Hence, raw material and finished goods are to be valued at its cost price. किस प्राइस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट प्राइस पे 440 रुपए। क्यों? क्योंकि आप ये 440 का रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड में यूज करते हो तो उसका वर्थ बढ़ा रहे हो, उसका वर्थ क्या कर रहे हो आप? बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर बाय चांस यहां पे 800 की जगह 600 की फिगर होती है, यहां पे 800 की जगह 600 की फिगर होती है, तो क्या होगा? मतलब ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में मैं यूज कर रहा हूं, वो फिनिश गुड अपने आप में कॉस्ट प्राइस पे भी नहीं बिक रहा है, इट इज फेचिंग लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो उस केस में हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी किस पे करेंगे? लोअर पे करेंगे, दैट इज द कॉस्ट प्राइस करेंगे, रिप्लेसमेंट प्राइस। वेरी समझ में आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड रियली लाइक टू टेल यू। एक्सेप्शन टू AS2 पैराग्राफ 24, अभी तक आप देखोगे ये क्वेश्चन आरटीपीज में आ चुका है, PYQ में नहीं आया। आरटीपी नवंबर 2018 का क्वेश्चन है ये, आरटीपी नवंबर 2018 का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये IPCC का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन बिलो। रॉ मटेरियल पर यूनिट 120 रुपए, वेजेस 80 रुपए, ओवरहेड्स 50 रुपए, टोटल कॉस्ट 250 रुपए। टोटल कॉस्ट कितना हुआ है? 250 रुपए हुआ है, चेक कर लीजिएगा। नाउ as on the balance sheet date the replacement cost of raw material is 110 per unit। इसका मतलब क्या? रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस 120, मार्केट प्राइस 110। रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस 120, मार्केट प्राइस 110। देयर आर 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31st March। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 1000 यूनिट्स। ओके, calculate the value of closing stock in the following conditions। calculate the value of closing stock in the following condition। अब रॉ मटेरियल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैरा 24 ऑफ AS2 कब आएगा? पैरा 24 AS2 तब आएगा बेटा जब, पैरा 24 ऑफ AS2 तब आएगा जब आपको रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है। फिनिश गुड्स अगर आप यहां देखते हो, फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है 250 रुपए। If the finished products are sold at 275 रुपीज, अगर ये 275 पे सेल होता है तो मुझे बताओ रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा? 120 रुपए पे होगा, even though cost is greater than market price। This is what you call it as an exception of AS2। This is what you call it as an exception of AS2। 615 बच्चे यहां देख रहे हैं, absolutely amazing। Are you getting my point? This is exactly AS2 का एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इवन दो मार्केट प्राइस कम है, वी आर स्टिल डूइंग वैल्यूएशन एट अ कॉस्ट प्राइस व्हिच इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। एंड रीजन इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहां पे योर फिनिश गुड इज फेचिंग मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे इसका आंसर होगा क्या? वी विल बी डूइंग वैल्यूएशन एट द रेट ऑफ 120 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड कंडीशन, तो अगर 120 पे होगा तो 1000 एट द रेट ऑफ 120, चेक कर लेना क्या आपका आंसर आएगा? 1,20,000। विल यू आंसर बी 1,20,000? एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब ठीक है, नेक्स्ट, इफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 230 पर यूनिट। अब है यहां पे प्रॉब्लम, इसको यहां पे बेचा गया 230, इसको बेच सकते हैं 230 में। अब क्या हो रहा है देखना, द मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड falls below the cost price of the finished good। Are you getting my point? The market price of the finished good falls below the cost price of the finished good। तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस प्राइस पे होगा? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के वैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे बेटा, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन यहां पे होगा लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, मतलब 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 110 रुपए, मतलब 1,10,000 रुपए। और सबको बोल दो कॉपी दैट। और इसी के साथ हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और AS2 यहां पे होता है खत्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपने आज का ये मैराथन एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा आज के ये मैराथन में। आया है ना मजा? कैसा लगा ये मैराथन? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चाहे ये सेशन रिकॉर्डेड था बट आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा रिकॉर्डेड है, तो इसी सेशन के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होता है यहां समाप्त। भूलिएगा मत, कल संडे को दोपहर में 3 बजे हम लोग मिलने वाले हैं 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और परसों मंडे को हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए मैं और यहां पे आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत ही जल्द मैं कॉस्टिंग के भी आर्काइव प्रीमियर सेशंस लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेशंस भी आने वाले हैं, है ना। एडवांस्ड अकाउंटिंग के भी कुछ टॉपिक्स के मैराथन्स में यहां पे लेने वाला हूं। इंटरेस्टिंग है ना, तो बस मेरे को फीडबैक करके जरूर बताइएगा आपको सेशंस कैसे लगे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा अगर आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जाम्स खत्म होने के बाद, या फिर आप अगर मई 23 के लिए आपके कोई जूनियर्स प्रिपेयर करें तो मेरी इंटरमीडिएट की अकाउंट्स और कॉस्टिंग की बैच चल रही है। अगर कोई बच्चा अभी भी ज्वाइन करता है तो शुरुआत से पूरा रिकॉर्डेड देख सकता है विद अनलिमिटेड वॉच टाइम। To take Unacademy Plus subscription, go to our website www.unacademy.com and either you select regular subscription or iconic subscription, selecting the term 24 months, 18 months, 12 months, और जो भी प्राइजेस हैं उस पे अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा नाम यूज करें एज माई कोड ANSHUL अंशुल, जिससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और मुझे मिलेगी एक्नॉलेजमेंट। तो इंतजार किस बात का है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस के लिए और 17 दिनों को, अगले 17 दिनों को यूज करना है। क्योंकि जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।